हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितेश शर्मा। Our online crash course session regarding target IIT JEE NEET is continuing the process, and today we are focusing about coordination chemistry, and I will cover coordination chemistry in two lectures, and this is our lecture number 1 regarding coordination chemistry. And I am taking very interesting approach, that is probabilistic approach, because I will cover this chapter by taking different problems regarding IIT JEE NEET which have been asked in the previous years, and this will be very interesting learning concepts to the Q&A approach, because I will cover very interesting questions and number of questions is equal to number of concepts। मतलब जितने questions होंगे फ्रेंड्स उतने ही concepts आपको मैं रिमाइंड करवाऊंगा coordination chemistry के। So at the end of the lecture you will definitely feel you have covered almost all of the interesting very important concept regarding coordination chemistry, and this will definitely check your knowledge। And who I am to check your knowledge? Definitely आप कॉपी पेन लेकर बैठिए। प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव कॉपी एंड पेन विद योरसेल्फ। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आएंगे तो डेफिनेटली वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे वो क्वेश्चन हो पा रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली बिल्ड अप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो लेट्स स्टार्ट आवर वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ आते हैं। चलिए आप और हम मिलकर खेलते हैं बहुत ही अद्भुत खेल जिसका नाम है केबीसी केमिस्ट, दैट इज कौन बनेगा करोड़पति केमिस्ट। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये देगा आपको पूरा 1000 रुपए। दिस इज क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जस्ट सी द क्वेश्चन इज दैट द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी दैट इज CFSE फॉर द COCl6 negative is 18,000 centimeter inverse, and what is the CFSE value for the COCl4 negative? This is the very interesting question, very simple question, purely and purely concept based, and we can say it the formula based question, because इस क्वेश्चन में देखो दिया क्या गया है, आपसे कह रहा है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। देखो कोबाल्ट के साथ 6 क्लोरीन लगे हुए हैं, इट मींस इट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और अगले कॉन्सेप्ट में पूछ रखा है CFSE वैल्यू COCl4 नेगेटिव के लिए पूछ रहा है, मतलब 4 क्लोरीन लग रहे हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पूछ रहा है। मतलब आपको डेल्टा O की वैल्यू दी हुई है एग्जामिनर ने 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स, और आपसे पूछ रहा है डेल्टा T बताइए। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और आप इस क्वेश्चन आता है वीडियो को पॉज कीजिए, करने की कोशिश कीजिए, आपको 1000 रुपए मिल जाएंगे। और जहां भी आपको लगे क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली क्विट फ्रॉम दिस। चलिए अब देखते हैं डेल्टा O डेल्टा T के अंदर एक रिलेशनशिप है कि डेल्टा O क्रिस्टल फील्ड जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए इट इज 9/4 टाइम्स ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये रिलेशनशिप पता होनी चाहिए आपको दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि the crystal field stabilization energy in case of octahedral complexes, O for octahedral, it is equal to the 9/4 times in case of crystal field stabilization energy in case of tetrahedral complexes, T for tetrahedral complexes। और I can say it, इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि जो डेल्टा T आएगा वो क्या हो जाएगा 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा O। ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि आपको डेल्टा O दिया हुआ है और आपसे डेल्टा T पूछ रहा है, तो अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला। डेल्टा T क्या बनेगा, डेल्टा T आपका आएगा 4/9 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा O की वैल्यू कितनी है 18,000, तो ये गया आपका 2000 पे, एंड आंसर कम्स आउट टू बी 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है, आपका ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो जिसका ऑप्शन डी है he has won or she has won 1000 rupees। So this is our question number 1 regarding coordination chemistry। देखो एक क्वेश्चन और एक कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप हो गया कि डेल्टा T और डेल्टा O में क्या रिलेशन है और इसके बेस पर क्या क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। तो दिस इज आवर वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच, दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच। और आपको एक छोटा सा देखो कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको डेप्थ में लेके जाऊंगा कि ये रिलेशन आया कहां से है, यानी कि व्हाई इज डेल्टा T इट इज 4/9 टाइम्स ऑफ द डेल्टा O। क्यों आया है रिलेशन, देखिए आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर 4 लिगेंड होते हैं, नो डाउट, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कितने लिगेंड होते हैं 6 लिगेंड होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो टेट्राहेड्रल लिगेंड के अंदर
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो लिगेंड होते हैं वो 2/3 टाइम्स होते हैं ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्सेस की तुलना में। पता है सबको भाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो लिगेंड्स होते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स, वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की तुलना में कितने होते हैं? 2/3 टाइम्स होते हैं। देखो अगर आपको प्रूव करके दिखाता हूं, जैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो ये कितना हो गया? 2/3 टाइम्स ऑफ 6 हो गया कि नहीं हो गया? डेफिनेटली हो गया। 2/3 टाइम्स ऑफ 6 means octahedral complexes. So number of ligands in tetrahedral complexes to 2/3 times as compared to number of ligands in octahedral complexes. तो 2/3 टाइम्स एक तो नंबर ऑफ लिगेंड ज्यादा है, और लिगेंड ज्यादा है तो लिगेंड फील्ड भी ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली तो एक तो 2/3 टाइम्स लिगेंड ज्यादा हो गए और एक 2/3 टाइम्स लिगेंड फील्ड ज्यादा हो गया. सो दैट्स व्हाई it comes out to be 4/9. So the relationship comes out to be delta T, it comes out to be 4/9 delta O. It is clear that this is definitely a relationship यहां से आया है, क्योंकि काफी बच्चे क्रैक कर लेते हैं, उनको पता नहीं होता. तो अब आपको याद रहेगा ये कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स 2/3 टाइम्स होते हैं ऑक्टाहेड्रल लिगेंड्स के कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में, और लिगेंड फील्ड भी 2/3 टाइम्स क्या होता है उनका? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है. 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 is comes out to be 4/9. So definitely this relationship comes out to be delta T is equal to 4/9 delta O. This is regarding question number 1 in coordination chemistry. चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए. What is the correct electronic configuration of the central atom in K4Fe6 based on crystal field theory? देखो ये क्वेश्चन आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, CFT जिसको कहते हैं. सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि K4Fe6 है और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेस पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है. करेक्ट. देखिए आपको बताते हैं क्वेश्चन कैसे टैकल होगा. ये है K4Fe6. सबसे पहला काम आपका क्या है? सुनो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम आपका है कि आपको सेंट्रल मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर पहले आपको उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे. क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट. पहले देखिए पोटेशियम पे 1 पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, तो 4 पोटेशियम पे चार्ज हो गया +4. आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने x मान ली और एक साइनाइड होता है -1, तो 6 हो गए -6. इट कम्स आउट टू बी 0, तो x एयर की वैल्यू आती है यहां पर 2. इसका मतलब यहां पर आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. तो आप क्या करेंगे? देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. पहले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, वो होती है 3d6 4s2. आगे आर्गन 18 आपको याद रखना ही है, ठीक है. और अगर मैं आयरन +2 की बात करूं तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 3d6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए. अब यहां से एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आता है कि यहां तक तो सभी बच्चे कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बात समझने की है कि अगर CFT का कॉन्सेप्ट है तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन्स विल बी पेयर्ड अप और इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन अनपेयर्ड. इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे या अनपेयर्ड रहेंगे. तो यहां पर बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है. तो आपको यहां पर 2 ब्यूटीफुल फंडामेंटल याद रखने हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि सर कॉम्प्लेक्स विल बी द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स विल बी द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. तो हमें कैसे पता चलेगा? वो डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ 2 comparable energy, that is crystal field stabilization energy CFSE, and that is very interesting pairing energy, that is P. तो देखिए 2 एनर्जी को कंपेयर कर लेना. एक तो होता है डेल्टा O और एक होता है P. तो मैं आपको केस 1 समझा रहा हूं, पहले ध्यान से समझना. केस 1 समझना, अगर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम है तो स्प्लिटिंग होगी. तो देखो 2 कॉन्सेप्ट याद रखना है. जो एनर्जी कम होती है वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है. अगर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम है मतलब स्प्लिटिंग करने में एनर्जी कम लग रही है, पेयरिंग एनर्जी में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करने में एनर्जी ज्यादा लग रही है. इसको मैं पूरा लिख देता हूं, दैट इज पेयरिंग एनर्जी. PE का मतलब पेयरिंग एनर्जी. मतलब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग नहीं होगी, क्या होगी? स्प्लिटिंग होगी. तो अगर स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो यहां पर कॉन्सेप्ट आएगा स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस. क्या होगा? स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस. और जब इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग हो जाएगी तो मेरे भाई कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा जितना हो सकता है. डेफिनेटली आगे कॉन्सेप्ट समझ में. अब केस 2 समझिए, यहां से आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. केस 2 ये है कि डेल्टा O अगर ये आ जाए कॉन्सेप्ट
तो अब क्या है, पेयरिंग एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करने में एनर्जी कम लग रही है, तो पेयरिंग हो जाएगी डेफिनेटली, और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, तो यहां पर लिख देता हूं पेयरिंग एनर्जी कम है, तो पेयरिंग टेक्स प्लेस। कॉपी पेन लेकर बैठिए, यहां एंड टू एंड नोट कीजिए, क्योंकि ये फंडामेंटल बहुत इंटरेस्टिंग है। और पेयरिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड कम से कम आएंगे, तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा मेरे भाई, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये केस 1 लग रहा है या केस 2 लग रहा है, ये तो बात है समझने की। देखो केस 1 कब लगेगा और केस 2 कब लगेगा, देखो स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हुई है, स्प्लिटिंग हुई है। देखो पेयरिंग वो करते हैं जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, और स्प्लिटिंग वो करते हैं जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, यानी कि पेयरिंग नहीं हुई है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, मतलब ये जो केस लगेगा, केस फर्स्ट, ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट लगेगा वीक फील्ड लिगेंड के केस में। किस में लगेगा, ध्यान रखना, वीक फील्ड लिगेंड के केस में। और वीक फील्ड लिगेंड होंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वाटर, ऑक्जेलेट, OH नेगेटिव। ये लिगेंड की आप लिस्ट याद रखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। दीज आर द वीक फील्ड लिगेंड, दे डोंट कॉज एनी पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली स्टार्टिंग के 5 आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और वाटर, hydroxide, OH negative and oxalate. These are the list of weak field ligands, and these ligands they don't undergo pairing of the electrons, और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग करेंगे, और स्प्लिटिंग होगी तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और इनके अलावा जितने भी हैं मेरे भाई वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होती है, पेयरिंग होती है। और पेयरिंग क्यों होती है, क्योंकि उनकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है। दीज आर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो आपको याद रखना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के अंदर, देखो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, वीक फील्ड लिगेंड के अंदर स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साइनाइड, कार्बोनिल, अमोनिया, ठीक है, इथाइलिन, डायमीन एटसेट्रा आप ले सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इस कॉन्सेप्ट से आपको क्या सीखने को मिला इस क्वेश्चन से, आप देखिए सबसे पहले अगर एक क्वेश्चन आता है सीएफटी के बेस पर, आपसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए T2G और EG की सेंस में, तो आपको क्वेश्चन में क्या करना है, पहले सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, उस ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, Rn+2 के बेस पर लिख लिया। 3d6 स्टेज पर आते ही पहले आप चेक कीजिए यहां पर लिगेंड कौन सा है, यहां पर लिगेंड है मेरे भाई साइनाइड, और साइनाइड लिगेंड है तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा। और D6 में जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है तो CFT का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ऑक्टाहेड्रल केस में, कि 3 ऑर्बिटल तो नीचे होते हैं और 2 ऑर्बिटल ऊपर होते हैं मेरे भाई, बिकॉज व्हेन द लिगेंड अप्रोच द सेंट्रल मेटल आयन, द degenerate orbitals of the central metal ion that is having same energy, they get split into 2 sets of energy, and this phenomena is called crystal field splitting। देखो साथ साथ में मैं कॉन्सेप्ट आपको रिमाइंड करा रहा हूं, एक क्वेश्चन पे टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया तो आपका CFT का कॉन्सेप्ट फंडामेंटल भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर ये कहता है कि स्टार्टिंग में जो 5 ऑर्बिटल होते हैं, पांचों की एनर्जी सेम होती है, पांचों की एनर्जी क्या होती है, these are the degenerate orbitals of the central metal ion, but when the ligand approach the central metal ion, तो ligands acts as the negatively charged particles, जिसको हम बोल सकते हैं negatively charged points, and central metal ion acts as the positively charged sphere, because central metal ion d block element होता है तो उस पे high positive charge density होती है। तो when the ligand approach the central metal ion, there will be the interaction of the ligand field with the d orbitals of the central metal ion, and due to this interaction these 5 degenerate orbitals of the central metal ion, they get split into 2 sets of energy, this is called crystal field splitting। नीचे जो बनेंगे 3 का सेट होता है वो होता है T2G, this is called triply degenerate, और ऊपर का जो 2 ऑर्बिटल का सेट होता है उसको बोलते हैं EG, this is called doubly degenerate। इन तीनों की एनर्जी एक जैसी है, इनको बोलते हैं ट्रिपली डिजेनरेट, ऊपर वालों की एनर्जी एक जैसी है, उनको बोलते हैं डबली डिजेनरेट। और आपको फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये भी बता दूं, ये नीचे के जो 3 ऑर्बिटल होते हैं ये कौन कौन से हैं, याद रखेंगे, ये होते हैं DXY, DYZ और
XZ या ZX कह सकते हैं आपको। ध्यान रखना नीचे के 3 ऑर्बिटल T2G में कौन से आते हैं, DXY, DYZ और DXZ याद रखने हैं। और ऊपर के दो जो ऑर्बिटल आते हैं वो होते हैं DX² - Y² और DZ²। ठीक है, DX² - Y² और DZ²। और इनमें एक इंफॉर्मेशन और छुपी हुई है, ध्यान रखना, ये जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी जो लोब्स होती हैं वो एक्सिस के बीच में होती हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। मान लो आपको ऑर्बिटल की लिस्ट दे दे, 4 ऑप्शन दे दे, आपसे पूछ ले कौन से ऑर्बिटल की लोब एक्सिस के बीच में आएगी, तो इन 3 ऑर्बिटल की लोब एक्सिस के बीच में होती है। और इन दोनों ऑर्बिटल की जो लोब्स होती है ना वो एक्सिस के ऊपर होती हैं। तो सेंट्रल मेटल आयन भी एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं, लिगेंड भी अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल आयन को अलोंग द एक्सिस। तो ये इन दो ऑर्बिटल्स में रिपल्सन ज्यादा फील होता है। सो क्योंकि लिगेंड भी एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं और इनकी लोब्स भी देखो, इन ऑर्बिटल्स की लोब भी देखो एक्सिस के अलोंग ही होती है, तो उनमें रिपल्सन ज्यादा फील होगा। और मोर द रिपल्सन मोर द एनर्जी, इसलिए ये ईजी ऑर्बिटल्स हैं वो ऊपर शिफ्ट हो गए हैं और इनमें लोब एक्सिस के बीच में होती हैं, तो इतना रिपल्सन नहीं होता, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स कहां चले गए, तीनों ऑर्बिटल्स नीचे आ गए। लोअर एनर्जी, लेसर इज द रिपल्सन, लेसर इज द एनर्जी, ये फंडामेंटल है। तो अब देखिए आपको 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं और केस कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो कैसे होगी, 1 2 3, ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो स्प्लिटिंग होगी, लेकिन नीचे इलेक्ट्रॉन स्प्लिट नहीं होंगे, नीचे इनकी पेयरिंग हो जाएगी। तो आप यहां से देख पा रहे हो T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है और EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मेरे भाई T2G और EG के सेंस में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, T2G 6 और EG 0। तो आप देखिए यहां पर कौन सा ऑप्शन मैच करता है आपका, T2G 6 EG 0। यस, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन मैच कर रहा है, T2G 6 और EG 0। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। देखिए इस कॉन्सेप्ट से आपका CFT का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखो मैं फिर से रिकैप दे देता हूं, इस क्वेश्चन में CFT में हमने क्या क्या पढ़ा। CFT कहती है कि सेंट्रल मेटल आयन एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की तरह काम करता है, लिगेंड काम करते हैं सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ एक नेगेटिवली चार्ज पॉइंट्स की तरह। लिगेंड्स का अपना खुद का लिगेंड फील्ड होता है और जब सेंट्रल मेटल आयन फ्री होता है तब उसके पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, उसको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, लेकिन जब लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करता है तो लिगेंड का जो लिगेंड फील्ड होता है वो सेंट्रल मेटल आयन के 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की एनर्जी को अफेक्ट करता है और जिसकी वजह से जो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है सेंट्रल मेटल आयन के, दे गेट स्प्लिट इनटू 2 सेट्स ऑफ एनर्जी। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इस फिनोमेना का नाम है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, और इन दोनों सेट के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है इसी को बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, और इट इज आल्सो कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये भी आप बोल सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे और इसी बेस पर पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी या नहीं होगी। और बाय कंपेयरिंग टू एनर्जी, इफ द crystal field splitting energy is lesser, this is in case of weak field ligands, then splitting takes place, the complex will be the high spin complex, and if pairing energy is lesser, that is crystal field stabilization energy is higher, that is the case of strong field ligand, then the pairing takes place and the complex will be the low spin complex. This is the basics of the CFT, crystal field energy, stabilization energy. आप याद रखेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी है और आपको डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लगा होगा ये। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और जिसका ये क्वेश्चन ठीक है वो 5000 अर्न कर चुका है। पहला क्वेश्चन 1000 का था, दूसरा क्वेश्चन 5000 का है, तीसरे क्वेश्चन के साथ आते हैं वो देगा आपको पूरे 10,000। चलिए थर्ड क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 3 क्वेश्चन सीधे आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन आपने डिस्कस कर लिए हैं और 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। देखिए वेरी इंटरेस्टिंग। पहला क्वेश्चन है, आप देखिए 1 बाय 1 रीड कीजिए। पहला क्वेश्चन है, which of the following ions exhibit DD transition as well as paramagnetism? This is a very interesting question। मतलब आपको 4 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, MnO4 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, CrO4 2 नेगेटिव एंड MnO4 2 नेगेटिव। आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स एनायन बताना है
जो डी ट्रांजिशन भी शो करता है और साथ ही साथ पैरामैग्नेटिज्म भी शो करता है। देखो अब दोनों के लिए कंडीशन एक ही है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स को, किसी एनायन को डी ट्रांजिशन शो करना है तो उसको D1 से लेकर D9 कॉन्फ़िगरेशन के बीच में आना पड़ेगा। यानी कि डी ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है, आपने पढ़ रखा होगा, और डी ट्रांजिशन की वजह से D1 से D9, इसका मतलब D1 से जब D9 होंगे तो कॉम्प्लेक्स में क्या होंगे, पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल्स होंगे, पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल्स डेफिनेटली होंगी, उसके वजह से कलर भी आएगा। और D1 से D9 होंगे तो उसकी वजह से ही कॉम्प्लेक्स में क्या आएगा, पैरामैग्नेटिज्म भी आएगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म। अब देखिए 4 कॉम्प्लेक्स है, सबको पता है। अगर MnO4 नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगला कह रहा है Cr2O7 2 नेगेटिव की बात करूं तो यहां पर डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर CrO4 2 नेगेटिव की बात करूं, क्रोमेट आयन, यहां पे भी क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और लास्ट है MnO4 2 नेगेटिव, दिस इज मैग्नेट आयन, यहां पर मैग्नीज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो देखिए यहां पर मैग्नीज होता है 3d5 4s2, लेकिन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहां पर हो गया 7 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 3d0, क्रोमियम होता है 3d5 क्रोमियम क्या होता है 3d5 लेकिन +6 स्टेट में है तो 6 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लीजिए, ये भी हो गया 3d0, यहां पर भी क्या हो गया 3d0, यही एक स्टेट बची है मैग्नीज की, यहां पर 3d1 आएगा। तो यहां पर 3d1 आने की वजह से इट विल आल्सो शो डी ट्रांजिशन एज वेल एज d1 की वजह से क्या जाएगा, पैरामैग्नेटिज्म आएगा। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप याद रखेंगे। तो दिस इज अ वेरी, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी है, MnO4 2 नेगेटिव, इट्स शो डी ट्रांजिशन एज वेल एज पैरामैग्नेटिज्म। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगला देखिए, अगला कह रहा है आयरन कार्बोनिल FeCO5 कैसा कॉम्प्लेक्स है। देखो इतना हलवा टाइप क्वेश्चन पूछा था नीट ने, ट्राई न्यूक्लियर, टेट्रा न्यूक्लियर, मोनो न्यूक्लियर। अरे सिंपल सी बात है, अगर लिगेंड्स एक ही सेंट्रल मेटल आयन को सराउंड कर रहे हैं तो न्यूक्लियस तो एक ही है ना, उसको बोलते हैं मोनो न्यूक्लियर। अगर 2 सेंट्रल मेटल आयन है और लिगेंड्स हैं तो उसको बोलेंगे डाई न्यूक्लियर, 3 सेंट्रल मेटल आयन होते हैं तो उसको बोलते हैं ट्राई न्यूक्लियर, और 4 होते हैं तो बोलते हैं टेट्रा न्यूक्लियर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं FeCO5 की, तो FeCO5 में आयरन सेंट्रल मेटल आयन एक ही है, जिसको बोलेंगे मोनो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, मोनो न्यूक्लियर। डाई न्यूक्लियर का एग्जांपल देता हूं, देखो Fe2CO9, ये क्या हो गया, डाई न्यूक्लियर, क्योंकि यहां पर सेंट्रल मेटल आयन 2 हो जाएंगे, दिस इज द डाई न्यूक्लियर आयन। और अगर मैं बात करूं Fe3CO12 की, तो ये हो गया ट्राई न्यूक्लियर आयन। क्या हो गया, ये ट्राई न्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स हो गया। टेट्रा न्यूक्लियर देखिए, जैसे मैं कहूं ओस्मियम OS4 CO4 की होल 12, ठीक है, तो ओस्मियम 4 है तो इसे टेट्रा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। देखो ऐसे ऐसे एग्जांपल से आप इजीली रिमाइंड कर सकते हैं। तो आपको मैंने एक एक कॉन्सेप्ट से सारी चीजें बता दी, आगे इन फर्दर क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो मोनो न्यूक्लियर है, डाई न्यूक्लियर है। अब एक बात तो ध्यान रखना, बहुत इंटरेस्टिंग होती है कि जहां पर अगर कॉम्प्लेक्स मोनो न्यूक्लियर है और सेंट्रल मेटल आयन केवल कार्बोनिल, मतलब कार्बन मोनोक्साइड अगर लिगेंड है उससे घिरा हुआ है, तो सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0 इन केस ऑफ मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज, एग्जांपल देता हूं उसके, FeCO5 हो गया, NiCO4 हो गया, NiCO4 टेट्रा कार्बोनिल निकल कहते हैं इसको, एक FeCO5 हो गया, एक ये ले लीजिए हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम ले लीजिए, ये भी क्या हो गया आपका, इस तरह से आप एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए अब एक हो गया जैसे फॉर एग्जांपल Mn2CO10, ये डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो Mn2CO10 कहते हैं इसको, डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। तो इस प्रकार से आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो अगर मोनो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, और डाई न्यूक्लियर में 2 सेंट्रल मेटल आयन होते हैं, ट्राई न्यूक्लियर में 3 होते हैं, टेट्रा न्यूक्लियर में 4 होते हैं। ऐसे आप रिमाइंड कर सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कंपाउंड COCl2En2। En यहां पर है इथाइलिन डायमीन दैट इज अ बाइडेंटेड लिगैंड। लिगैंड तीन टाइप के होते हैं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आपको बता दूं। एक होते हैं मोनोडेंटेड जिसमें एक डोनेटिंग साइट हो। एक डोनेटिंग साइट का मतलब है द लिगैंड कैन अटैच टू सेंट्रल मेटल आयन थ्रू वन डोनेटिंग साइट ओनली, दिस इज कॉल्ड मोनोडेंटेड लिगैंड। If the ligand can attach to central metal ion through two donating sites, that is called bidentate ligand। जैसे इथाइलिन डायमीन ऑक्जिलेट हो गया, डाइमिथाइल ग्लाइकोजेमेटो DMG कहते हैं जिसको, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं bidentate ligand की। And if the ligand can attach to central metal ion from more than two donating sites, this is called polydentate या multidentate ligand। For example EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट EDTA, दिस इज हेक्साडेंटेट लिगैंड। उसमें 6 डोनेटिंग साइट्स होती है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इस कॉम्प्लेक्स की। देखो अगर ये कॉम्प्लेक्स आ रहा है COCl2 और En2, इसमें एग्जामिनर पूछ रहा है कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म है। आयनाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन है, ज्योमेट्रिकल है और लिंकेज है। देखो इसका आंसर है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसका आंसर क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कारण यह है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आंसर क्यों है, पहले ये नहीं बताऊंगा, पहले ये बताऊंगा मैं इसके बाकी के 3 आंसर क्यों नहीं है। पहले देखिए ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्यों नहीं है। देखो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म वहां पर मिलेगा जहां पर ब्रैकेट से बाहर और ब्रैकेट के अंदर आयंस में फर्क हो। जैसे आपको एक ब्यूटीफुल एग्जांपल से रिलेट करता हूं। आप यहां पर एक बात देखिए, जैसे मैं कह दूं PTEN2 Cl2 और Br2, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। यहां पर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म लगेगा। अगर एक क्वेश्चन में ये कॉम्प्लेक्स ना होकर अगर ये कॉम्प्लेक्स होता तो यहां पर मैं बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल लगा सकता हूं। यहां पर दो आइसोमेरिज्म एक साथ काम करेंगे। यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी है प्लस यहां पर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कांसेप्ट फंडामेंटल। देखो पहले आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म समझाता हूं। ब्रैकेट से अंदर की जो चीजें होती है, यहां से ब्रैकेट में अंदर जो होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 2 चीजें होती हैं, एक तो सेंट्रल मेटल आयन और एक लिगेंड्स। मतलब सेंट्रल मेटल आयन इट इज सराउंडेड बाय द लिगेंड्स। इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर और वो ब्रैकेट में लिखा जाता है। और ब्रैकेट से बाहर जो होता है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर और आल्सो कॉल्ड एज काउंटर आयंस। क्या बोलते हैं? काउंटर आयंस। द आयंस प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर नोन एज काउंटर आयंस। तो यहां पर ये क्या है? Br नेगेटिव काउंटर आयन है और आल्सो कॉल्ड एज आयनाइजेशन स्फीयर। इसलिए इसको आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। इसी वजह से हम क्या बोलेंगे, अगर मैं इसका एक आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बनाऊं, इसका मैं आयनाइजेशन आइसोमर बना के दिखाता हूं आपको। देखो कैसा बनेगा। यहां पे मैं क्या कर देता हूं, PTEN2 ब्रोमीन अंदर ले लेता हूं, क्लोरीन बाहर कर देता हूं। यहां पर ब्रोमीन मैंने अंदर ले लिया और क्लोरीन को बाहर कर दिया। तो देखो इन दोनों कॉम्प्लेक्स का आपस में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, दोनों कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट द आयंस आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर डिफरेंट। समझ में आ रहे हो? मैं कहूं these two complexes have similar molecular formula but the ions outside the coordination sphere are different. Because ions present outside the coordination sphere are known as ionization sphere, so that's why this isomerism is called ionization isomerism. फिर से definition clear कर देता हूं। The two compounds having same molecular formula but the ions outside the ionization sphere, outside the coordination sphere are different. और अब पता कैसे चलेगा कि हाउ कैन यू प्रूव दैट दीज टू आर आयनाइजेशन स्फीयर? क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो बाहर 2 Br नेगेटिव आयन है, ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक होगा तो इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव और 2 ब्रोमीन रिप्लेस हो जाएंगे 2 Br नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स अपनी आइडेंटिटी कभी लूज नहीं करता, ये ध्यान रखना। और यहां पर 2 Cl नेगेटिव निकलेंगे। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन में AgNO3 से करवाऊं, किससे? AgNO3 से, तो AgNO3 बाहर के क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके AgCl के 2 मोल्स बनेंगे PPT की फॉर्म में। PPT फॉर्म में क्या मिलेंगे? AgCl के 2 मोल्स, क्योंकि बाहर क्लोरीन कितने हैं? 2। और अगर इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन में कराऊं AgNO3 से,
इस कॉम्प्लेक्स की, तो यहां पर मिलेगा 2 मोल्स ऑफ AgBr। पता कैसे चलेगा? AgCl के पीपीटी व्हाइट कलर के होते हैं और AgBr के पीपीटी आपके पेल येलो कलर के होते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय द AgNO3 टेस्ट। इफ आयनाइजेशन सफियर अगर ब्रोमीन है तो AgBr के पीपीटी आएंगे, और अगर आयनाइजेशन सफियर क्लोरीन है तो आपके AgCl के पीपीटी आएंगे। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट डिस्टिंग्विशिंग बाय आयनाइजेशन सफियर। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला देखिए, एक पूछा है, एक लिंकेज दिया हुआ है, एक आइसोमेरिज्म लिंकेज दिया हुआ है। देखो मैं कह रहा हूं ना, हर क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट से रिलेट कर रहा हूं मैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म कहां मिलेगा? जहां पर मेरे भाई ध्यान रखना, ऐसा लिगेंड हो जिसको एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड। इस आइसोमेरिज्म को पता क्या बोल सकते हैं हम? लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्यों बोलते हैं भाई, ध्यान से सुनिए। जैसे पहले एग्जांपल लेता हूं मैं कह दूं यहां पर है FeCN5NO, ये कॉम्प्लेक्स ले लिया मैंने, ठीक है, और मैं इसका क्या कर देता हूं, FeCN को मैं उल्टा कर देता हूं, उसको कर देता हूं NC5NO, ठीक है। अब देखो, पहले था साइनो और यहां पर हो गया आइसोसाइनो। कॉम्प्लेक्स दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन यहां पर सेंट्रल मेटल आयन आयरन से अटैच होते हैं कार्बन, और यहां पर सेंट्रल मेटल आयन आयरन से अटैच होगा नाइट्रोजन। मतलब लिंकिंग एटम का फर्क पड़ गया। तो क्या बोलेंगे? द आइसोमेरिज्म व्हिच अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड इन व्हिच the central metal ion is attached to different atoms, that is called very interesting linkage isomerism। या इस से बोल सकते हैं in other words, the isomerism which arises due to the attachment of the different atom to the central metal ion। तो अगर यहाँ पर साइनो है तो कार्बन अटैच होगा, और आइसोसाइनो है तो नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होगी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये होगा C डोनर एंड दिस विल बी N डोनर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और एग्जांपल देखिए, यहां पर मैं कह दूं एक कॉम्प्लेक्स, यहां पर क्रोमियम है NO2 की होल थ्राइस, और यहां पर कह दिया अमोनिया की होल थ्राइस, ठीक है। और मैं NO2 की जगह यहां पर कॉम्प्लेक्स ले लूं क्रोमियम NO2 की जगह ONO की होल थ्राइस, और यहां पर सेम है अमोनिया होल थ्राइस, ठीक है। तो देखिए NO2 और NO2 में नाइट्रोजन से लिंकेज होती है, और ONO के अंदर ऑक्सीजन से लिंकेज होती है। तो दिस इज O डोनर एंड दिस इज नाइट्रोजन डोनर। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल। तो आपको याद रखने हैं, साइनाइड का उल्टा होता है आइसोसाइनो, नाइट्रो का होता है नाइट्राइटो, जिसको बोलते हैं ONO, याद रखेंगे आप। एक होता है CNS, जिसको बोलते हैं थियोसाइनेटो, और एक होता है NCS, इसको बोलते हैं आइसोथियोसाइनेटो। ये लिगेंड्स है, अब इनको याद रखेंगे। ये अगर एग्जाम में मिलते हैं तो ये क्या शो करते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड है, दे कैन शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो ये था एम्बीडेंटेड लिगेंड, मतलब द आइसोमेरिज्म व्हिच अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड in which the different atom is attached to the central metal ion. The linking of the atom to the central metal ion is different. This is called ambidentate ligand, and isomerism is called linkage isomerism. So this is very interesting. और एक ऑप्शन और था कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहां पर होता है? जहां पर दो इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन हो। मतलब यहां पर जैसे मैं कह दूं एक कॉम्प्लेक्स है आपके पास PTNS3 6, ठीक है, और एक है COCN6, ठीक है। तो यहां पर अगर सेंट्रल मेटल आयन यहां पर सेम हो और लिगेंड को मैं एक्सचेंज कर दूं, एक्सचेंज करने के बाद जैसे यहां पर आ जाए PTCN6 और यहां पर हो जाए ये कॉम्प्लेक्स CONS3 6, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि द आइसोमेरिज्म व्हिच अराइजेस ड्यू टू द एक्सचेंजिंग ऑफ द लिगेंड्स विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल मेटल आयन, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। मतलब द आइसोमेरिज्म व्हिच अराइजेस ड्यू टू द compounds having same molecular formula but coordinations affairs are different। ये coordinations affair में प्लेटिनम के चारों तरफ अमोनिया थे, अब देखो प्लेटिनम के चारों तरफ साइनाइड है। यहाँ पर कोबाल्ट के चारों तरफ साइनाइड थे, अब कोबाल्ट के चारों तरफ अमोनिया है। तो आइसोमेरिज्म व्हिच अराइजेस ड्यू टू द coordinations affairs are different, this is called coordination isomerism। आप याद रखेंगे। तो मैंने आपको देखो कौन सा बता दिया? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बता दिया, लिंकेज आइसोमेरिज्म बता दिया, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बता दिया, और एक और आता है लास्ट जिसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म।
मतलब टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आउटसाइड एंड इनसाइड द स्फीयर आर डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहां पर एक कॉम्प्लेक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल कोबाल्ट 3 अमोनिया और 3 वाटर मॉलिक्यूल है और यहां पर 2 क्लोरीन है, ठीक है, नो डाउट। अब मैं क्या करता हूं, इस कॉम्प्लेक्स में 3 वाटर मॉलिक्यूल अंदर है और बाहर एक वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो इस कॉम्प्लेक्स में एक बार ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, कोबाल्ट 3 अमोनिया और 2 वाटर मॉलिक्यूल अंदर है और 1 क्लोरीन अंदर ले लिया और 1 वाटर मॉलिक्यूल मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। यहां पर अभी 1 क्लोरीन और है, ठीक है। या फिर मैं ऐसे कर देता हूं, 2 क्लोरीन को मैंने अंदर ले लिया, ठीक है, 2 Cl2 को अंदर ले लिया, यहां पर 1 वाटर मॉलिक्यूल रह गया और यहां पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर कर दिए, H2O वाइज। तो यहां देखिए इन दोनों कंपाउंड्स में आपस में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आउटसाइड एंड इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर डिफरेंट। यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 3 वाटर मॉलिक्यूल है, यहां पर कितने हैं, 1 ही वाटर मॉलिक्यूल। तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और कॉल्ड सोलवेट आइसोमेरिज्म, क्योंकि सोलवेट होता है वाटर, सोलवेट आइसोमेरिज्म बोल देते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और सोलवेट आइसोमेरिज्म। दिस आर द 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म। और आपको कुछ आइसोमेरिज्म कैसे पता लगाते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, उनकी मैं लिस्ट दे देता हूं, आप ये याद कर लेंगे। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों है, देखो ये कॉम्प्लेक्स पहली बात तो है, ये है मोनोडेंटेट लिगेंड, ये है बाइडेंटेट लिगेंड। तो मोनोडेंटेट लिगेंड को आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर इसका भी लिख दिया मैंने B2 B ले लिया और यहाँ पर इथाइलिन डाइमीन है तो इसको AA टाइप ले लिया, दिस इज AA2B2 टाइप, ठीक है। तो AA मतलब इसमें 2 अटैचमेंट साइट है लेकिन लिगेंड एक ही है, लिगेंड एक है लेकिन इसमें 2 डोनेटिंग साइट है, इसलिए इसको AA2 लिख दिया मैंने, 2 है इस प्रकार से। तो इसको रिप्रेजेंट आप ऐसे कर सकते हो, देखो इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हो आप, कोबाल्ट को 2 क्लोरीन है, ये कोबाल्ट ले लिया 1 2 3 4 5 6, 2 क्लोरीन आमने सामने और 1 इथाइलिन डाइमीन यहां पर आ गया, 1 इथाइलिन डाइमीन यहां पर आ गया, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा ट्रांस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और दोनों क्लोरीन अगर सेम साइड में हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन सेम साइड में, 1 इथाइलिन डाइमीन यहां पर है, 1 इथाइलिन डाइमीन यहां पर है, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, सिस कॉम्प्लेक्स बनेगा। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग। और सिस कॉम्प्लेक्स यहां पर ऑप्टिकली एक्टिव होगा बिकॉज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, और यहां पर ट्रांस कॉम्प्लेक्स होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कांसेप्ट। तो यहां पर आइसोमेरिज्म कौन सा लग रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बिकॉज़ दिस कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट एज ए सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब आपको मैं लिस्ट दे देता हूं, आप याद देखिए, आपके स्क्रीन पर होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म की लिस्ट है, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला है, मतलब जिसमें टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस होंगे, अगर कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वाला है, तो देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जीआई का मतलब है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जीआई का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शोन नहीं करेगा। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहीं ना कहीं वर्ड आता है सिस और ट्रांस से, और सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर एग्जिस्ट करता है स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। तो सबसे पहला फंडामेंटल ये आता है कि व्हाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्यों, क्या बोलेंगे, बिकॉज़ आफ्टर रिप्लेसिंग ऑफ द लिगेंड्स द कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स सेम। अगर लिगेंड्स को रिप्लेस कर देना तो भी कॉन्फ़िगरेशन टेट्राहेड्रल ही रहती है, तो मतलब उसको बोलते हैं हम। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अगर कॉम्प्लेक्स आता है तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होंगे। अब स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, और कितने कितने शो करेंगे वो देखो। अगर कॉम्प्लेक्स MA4 टाइप है, MA4 का मतलब समझ गया। फॉर एग्जांपल अगर कॉम्प्लेक्स में कह दूं PTNS3 4, ठीक है, मतलब प्लेटिनम को चारों तरफ से चारों अमोनिया ने घेरा हुआ है, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स मान लो अगर मैं कह दूं स्क्वायर प्लैनर है तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेंगे क्योंकि सारे लिगेंड सेम है, ठीक है। दूसरा देखिए MA3B टाइप है, MA3B टाइप है, जैसे मैं कह दूं यहां पर 3 अमोनिया है और 1 क्लोरीन है, तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होंगे। लिस्ट में देखते जाइए। अगर A2B2 टाइप है, जैसे मैं कह दूं ये बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स है, यहां पर प्लेटिनम है, 2 क्लोरीन दे लिए मैंने, यहां पर 2 क्लोरीन और 2 अमोनिया, याद होगा आपको, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ये एग्जिस्ट करता है MA2B2 टाइप, A2B2 टाइप, और यहां पर इसको 2 वे में बना सकते हैं। अगर मैं इसको सिस वे में बनाऊं तो कैसे बनेगा, ये
दोनों क्लोरीन सेम साइड और दोनों अमोनिया आपके सेम साइड। और आपको याद होना चाहिए इस कॉम्प्लेक्स को सिस्प्लेटिन कहते हैं। क्या बोलते हैं इस कॉम्प्लेक्स को? सिस्प्लेटिन। एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है एंड इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और इसको एंटी ट्यूमर ड्रग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंटी ट्यूमर ड्रग कहते हैं इसको। क्योंकि ड्रग ट्यूमर होते हैं ना, जैसे दो टाइप के होते हैं, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर, एक बेनाइन ट्यूमर। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो स्प्रेड हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। बेनाइन ट्यूमर होता है कि ऐसे ट्यूमर के फॉर्म में होता है, तो उसको बोल सकते हैं। तो मैलिग्नेंट और बेनाइन दोनों ट्यूमर पे काम करता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंटी ट्यूमर ड्रग आ जाए तो आपको याद रखना है PTCl2NH2 2 होता है, यानी कि आप उसको बोल सकते हैं डाईअमीन डाइक्लोराइडो। नाम रखना इसका, डाईअमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 2 कॉम्प्लेक्स जो होता है, और उसका सिस फॉर्म, कौन सा फॉर्म? सिस फॉर्म को सिस्प्लेटिन कहते हैं। एंड इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड इट आल्सो नोन एज एंटी ट्यूमर ड्रग। और लेकिन इसका जो ट्रांस कॉम्प्लेक्स होता है उसका यूज नहीं होता है। ट्रांस में बनाएंगे क्लोरीन के सामने क्लोरीन और अमोनिया के सामने अमोनिया, ये इसका ट्रांस कॉम्प्लेक्स है। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, आपको उसमें ध्यान रखें। कौन सा आइसोमर है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, याद रखेंगे। चलिए एक देखिए लास्ट है Na2BC। ये भी दो टाइप शो करेगा। A2BC में आप कैसे कर सकते हो? जैसे ये तो A2 हो गया, यहां पर मैं कहता हूं क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन ब्रोमीन। तो देखो क्लोरीन और ब्रोमीन एक साथ है, इसको सिस कह देते हैं। और क्लोरीन ब्रोमीन आमने सामने है तो इसको कह देते हैं ट्रांस। तो नो डाउट ये भी शो कर सकता है ज्योमेट्रिक आइसोमर। तो लेकिन अगर चारों कॉम्प्लेक्स अलग अलग है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। MABCD टाइप, इसमें कितने ज्योमेट्रिक आइसोमर दिखा रहा है? 4। देखो जब तक रोटेशन करते हैं, जब तक सेम कॉन्फ़िगरेशन ना आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं प्लेटिनम के चारों तरफ एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है, एक फ्लोरीन है और एक आयोडीन है। तो देखो कैसे दिखा सकते हैं? प्लेटिनम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही है डेफिनेटली। एक बार रोटेशन दो इसकी, रोटेशन देखो 90 डिग्री रोटेशन दोगे तो इसमें क्या जाएगा? फ्लोरीन को फिक्स कर दीजिए, इन तीनों को घुमाते चले जाइए तो क्या हो जाएगा? देखो प्लेटिनम, क्लोरीन फिक्स कर दिया, क्लोरीन एक बार यहां आ गया, आयोडीन यहां आ गया, और सॉरी ब्रोमीन यहां पर आ गया और आयोडीन को यहां ले आए। ठीक है, फिर एक बार रोटेशन दे दीजिए 90 डिग्री, फ्लोरीन को फिक्स कर रखा है तो देखिए क्या बनेगा? PT, आयोडीन यहां जाएगा, क्लोरीन यहां जाएगा और ब्रोमीन यहां चला जाएगा। और एक बार और रोटेशन दे दीजिए 90 डिग्री तो फिर क्या बनेगा? देखिए एक बार रोटेशन और देंगे तो PT, F तो फिक्स है आपका, तो ब्रोमीन यहां पर, क्लोरीन वहां पर और आयोडीन यहां पर। लेकिन देखो ये कॉन्फ़िगरेशन और ये कॉन्फ़िगरेशन मैच कर रही है, ये वाली और ये कॉन्फ़िगरेशन मैच कर रही है। तो रोटेशन तब तक दे रही है जब तक सेम कॉन्फ़िगरेशन ना आ जाए। सेम कॉन्फ़िगरेशन आ गई तो उसमें दो में से एक ही काउंट होगी, या तो ये ले लो या वो ले लो। तो 1, 2 और 3, कितने आइसोमर बने हैं? 3 आइसोमर बनेंगे। किसी भी एक लिगेंड को फिक्स कर दो, रोटेशन करते चले जाओ, सेम कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो वहां पर छोड़ देना। तो यहाँ पर MABCD टाइप है, MABCD टाइप है, तो यहाँ पे कितने आइसोमर बनेंगे? 3 आइसोमर बनेंगे। आपको मैंने प्रूव कर दिया। और बाकी ऑक्टाहेड्रल की लिस्ट याद रखो। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सारे लिगेंड अलग है ABCDEF तो 15 आइसोमर बनेंगे। कितने? 15। क्योंकि आप एक को फिक्स कर दो, 5 को घुमाओ, और घुमाते घुमाते कितने बार घुमा सकते हो? आप 15 टाइम्स घुमा सकते हो। वेरी इंटरेस्टिंग। तो और MAA2BCDE टाइप हो तो 9 आइसोमर बनेंगे। ये लिस्ट आप याद रखेंगे, ध्यान रखना। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है, MA3B3 टाइप आता है, जिसको बोलते हैं फेशियल और मेरिडियोनल टाइप। इस लिस्ट में देखिए MA3B3 टाइप है, 2 फेशियल, FAC लिखा हुआ है, FAC का मतलब है फेशियल, और 2 MER उसको बोलते हैं मेरिडियोनल। ठीक है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आपको दिखा देते हैं एक बार। देखिए जैसे मैंने कह दिया क्रोमियम 3 नाइट्रो है और 3 अमोनिया है। ठीक है, तो इसको आप एक तो ऐसी फॉर्म बनाओ, 1 2 3 4 5 6, ये अमोनिया, ये अमोनिया और ये अमोनिया एक फेस पे कर दिए, और नाइट्रो 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 एक फेस पे कर दिए, इसको बोलेंगे फेशियल। और
एक ही फेस पे ना हो तो मेरिडियोनल, तो 2 आइसोमर बनेंगे फिर से मेरिडियोनल Ma3B3 टाइप। और Ma4BC टाइप हो तो 2 आइसोमर बनेंगे सिस और ट्रांस। जैसे मैंने कह दिया प्लेटिनम है, A4 कह दूं 4 क्लोरीन है 2 ब्रोमीन है। जैसे मैं कह दिया 4 अमोनिया है, 4 अमोनिया और 2 ब्रोमीन, तो ये हो गया A4B2 टाइप। इसमें 2 बनेंगे, 2 सिस 2 ट्रांस, ठीक है। और MOA4BC टाइप हो, BC टाइप मतलब ब्रोमीन क्लोरीन अलग अलग ले लिए, तो यहाँ भी 2 बनेंगे सिस और ट्रांस। अगर Ma5B टाइप हो, Ma5B जैसे मैं कह दूं प्लेटिनम 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन, तो यहाँ पर कोई आइसोमेट्रिक आइसोमर नहीं बनेगा। और सारे अगर ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सारे लिगेंड एक जैसे हो तो वहां भी ज्योमेट्रिक आइसोमर नहीं बनेगा, क्योंकि वो बिल्कुल रेगुलर ज्योमेट्री की तरह काम करेगा जैसे टेट्राहेड्रल होता है। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग लिस्ट, आप याद रखेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म को लेकर। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। लेट्स मीट ऑन द वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। अब देखो हमारा CFT का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है और हमारा ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। उसके बाद हमने CFT के ऊपर एक ब्यूटीफुल फंडामेंटल जोड़ दिया, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब एक क्वेश्चन लेता हूं बहुत इंटरेस्टिंग, VBT के क्वेश्चन लेते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट एग्जाम में कैसे पूछ जाते हैं वो क्वेश्चन लेते हैं। उसके बाद हम और फंडामेंटल्स रिलेटेड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो अब तक हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और आपको देखा होगा आइसोमेरिज्म के ऊपर सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। आप मतलब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको VBT यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 5 क्वेश्चन अब तक डिस्कस कर चुके हैं, अगले 5 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। इसका मतलब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के सारे फंडामेंटल्स को क्लियर करके चल रहे हैं साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि which of the following is an outer orbital complex and exhibit paramagnetism behavior। मतलब आपको 4 कॉम्प्लेक्सेस दी हुई हैं, उन कॉम्प्लेक्सेस में आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट करना है जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी है और साथ साथ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करता है। इसका मतलब है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपको पता होना चाहिए। अगर आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आती है तब तक कॉम्प्लेक्स बनता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। में थोड़ा सा बेसिक बता दूं आपको, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 आती है तब कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फर्क क्या है दोनों में फर्क बता देता हूं। जैसे पहले मैंने sp3d2 लिया, sp3d2, इसमें फर्क ये है जैसे मैंने s यहां पर 4s ऑर्बिटल लिया है और 4s के बाद ये 4p है और ये क्या है 4d है, यानी कि ns np और nd ऐसे ऑर्बिटल्स अगर यूज हो रहे हैं, अगर मतलब हाइब्रिडाइजेशन में nd ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, बाहर का आउटर ऑर्बिटल यूज हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, सो दिस इज कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर sp3 यानी कि सिंपल सा फंडामेंटल ये है समझने का, अगर d2sp3 के बाद आ रहा है इट मींस आउटर ऑर्बिटल्स आर यूज्ड फॉर द हाइब्रिडाइजेशन, आउटर d ऑर्बिटल, nd ऑर्बिटल को बोलते हैं आउटर d ऑर्बिटल। और अगर sp3 से पहले आता है d2 यानी कि d2sp3 है, यहां पर जैसे मैंने ये ले लिया ns और ये ले लिया np, ठीक है, तो ये इससे पहले आ रहा है तो ये nd नहीं है, ये n-1d है। क्या है ये n-1d। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ये 4s है, ये 4p है, तो दिस विल बी n-1 दैट इज 3d, ठीक है। तो अगर आउटर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन में, दिस इज कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स दैट इज nd ऑर्बिटल, and if n-1d orbital is involved in hybridization that is called inner orbital complex. This is a very interesting fundamental regarding sp3d2 and d2sp3 hybridization, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म आपको पता ही है, अगर कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग होने के बाद भी अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो पैरामैग्नेटिक होगा, और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं एक भी तो क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो चारों कॉम्प्लेक्सेस आप ले लीजिए, 1 by 1 बना लीजिए। सबसे पहले देखिए बात करते हैं NiNH3 की होल 6 + 2। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर ये क्वेश्चन ही आता, मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता और आपसे पूछ ले हेक्साअमीन निकल +2 के बारे में आप क्या राय है आपकी, क्या आपको 4 ऑप्शन दे देता हूं। इट दिस कॉम्प्लेक्स इज आउटर ऑर्बिटल पैरामैग्नेटिक, आउटर ऑर्बिटल डायमैग्नेटिक, इनर ऑर्बिटल पैरामैग्नेटिक एंड इनर ऑर्बिटल डायमैग्नेटिक। 4 ऑप्शन बन गए कि नहीं बन गए, तो आप बताइए क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है,
इस ऐसे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन वीबीटी बेस होते हैं और ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करना हो तो पहले सेंट्रल मेटल की इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, यहाँ पर अमोनिया न्यूट्रल है तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2 आएगी, और निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है 3d8, क्या होता है 3d8 होता है। तो करना क्या है आपको, इसी क्वेश्चन में जल्दी से टैकल कर लेना। पहले तो फ्री मेटल आयन की इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन देखना भाई, फ्री मेटल आयन अगर अमोनिया सराउंड नहीं कर रहे हैं तो फ्री मेटल आयन में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बनेगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसके बाद क्या आते हैं, ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, और ये क्या हो गया 4p ऑर्बिटल हो गया, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3d8 ऑर्बिटल के अंदर पहले लिगेंड देखिए, अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इट कैन कॉज पेयरिंग, ये पेयरिंग कर सकता है। लेकिन अगर मैंने ये इलेक्ट्रॉन इसका यहां भी पेयरिंग कर दिया तो भी मेरे को डी के 2 ऑर्बिटल नहीं मिलेंगे, तो पेयरिंग का यहां पे कोई सफिशिएंट हमें फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमें 2 डी ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए ताकि अमोनिया 6 अमोनिया के लिगेंड है वो अपने लोन पे डोनेट कर सके। तो यहां पर पेयरिंग नहीं होने वाली है, तो हम क्या बोलेंगे 8, तो ऑर्बिटल कौन से यूज होंगे, 1 2 3 4 और बाहर का 4d, कौन सा ऑर्बिटल यूज हो जाएगा 4d, तो 4s 4p और ये क्या हो गया 4d, इस प्रकार से ऑर्बिटल आपका यूज हो जाएगा, 4s 4p और 4d ऑर्बिटल यूज हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, sp3d2, sp3d2, तो कॉम्प्लेक्स कैसे बना, आउटर ऑर्बिटल, और आउटर ऑर्बिटल के साथ साथ कैसे बना, पैरामैग्नेटिक भी बना है, क्योंकि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो हमें आंसर तो सीधा मिल गया, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि देखो ये था कि कौन सा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और पैरामैग्नेटिक भी है, तो इन चारों में से ऑप्शन 1 तो करेक्ट है। लेकिन बाकी 3 ऑप्शन और चेक कर लेते हैं कि उनका नेचर क्या रहने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन अगर फ्रेम करके दूसरे तरीके से पूछा जाए तो क्या करोगे आप। देखो दूसरा ऑप्शन पिकअप करता हूं मैं, इसी में सारा मॉडिफाई करूंगा, अब ज्यादा दोबारा उछल-कूद करने की जरूरत नहीं है। देखो निकल की जगह, अब इतना तो फर्क है, यहाँ पर निकल की जगह जिंक है, सेकंड ऑप्शन में देखिए जिंक है, तो जिंक +2 कॉन्फ़िगरेशन आएगी सेम, तो जिंक +2 के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 3d10, क्या होती है 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो नो डाउट, तो 3d10 फिल करेंगे तो ये 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से वही आएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लेकिन अब की बार आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के साथ इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ डायमैग्नेटिक हो गया, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन को फ्रेम करना सीखिए। देखिए क्वेश्चन अगर यही सेम होता, ऑप्शन भी चारों यही होते, और क्वेश्चन पूछ लेता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिबिट डायमैग्नेटिज्म, क्या कर ले डायमैग्नेटिज्म, तो आप क्या करोगे, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होता, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी को एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं उसका नेचर क्या है। ऑप्शन सी में क्रोमियम दिया हुआ है, ऑप्शन सी में यहां पर क्रोमियम दिया हुआ है और चार्ज है आपकी बार +3, चार्ज कितना है +3, तो आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की +3 रहेगी। वैसे तो क्रोमियम होता है 3d5 4s1 अपने एटॉमिक फॉर्म के अंदर, लेकिन क्रोमियम +3 स्टेट में क्या आएगा, यहां पर क्रोमियम +3 ले लेते हैं आपकी बार, तो क्रोमियम +3 क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 यहां से, तो ये क्या हो गया 3d3 कॉन्फ़िगरेशन हो गई, 3d3, और 3d3 में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, देखिए यहां पर 3d3 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब यहां पर सीधा सीधा 2 इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल यहां पर वैकेंट है, और 2 ऑर्बिटल वैकेंट है तो अब बाहर के ऑर्बिटल यूज करने की जरूरत नहीं है, जब अपने घर में ही काम बन रहा है तो बाहर से, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट मनी और आपके ब्रदर सिबलिंग्स के पास पैसे हैं तो आप पहले उनसे कलेक्ट करेंगे ना, या कि बाहर से आप किसी से पूछेंगे कि क्या आप पैसे दे सकते नहीं सकते, तो आपके ऑर्बिटल से अंदर के ऑर्बिटल के पास ही वैकेंट ऑर्बिटल्स है, तो यहां पर आप क्रॉस लगा दीजिए 1 2 3 4 5 6, तो आपकी बार हाइब्रिडाइजेशन देखो, अंदर के d ऑर्बिटल 2, तो d2 पहले आ रहा है आपकी बार, क्योंकि वो ऑर्बिटल देखो 4s और 4p के साथ 4 -1 यानी कि 3d n-1d ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब प्रूव हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन यहां पर कौन-सी है, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते ही ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और मेरे भाई इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के साथ देखो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये डायमैग्नेटिक नहीं है, पैरामैग्नेटिक है,
मतलब अब तक 3 ऑप्शन लिए हमने और तीनों ऑप्शन में देखो सारे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया है। देखिए पहला जो ऑप्शन फर्स्ट था वो था आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक, आंसर तो मिल गया था। दूसरा क्वेश्चन दूसरा ऑप्शन था जिंक का लिया था हमने, वो आया था आउटर ऑर्बिटल प्लस डायमैग्नेटिक। तीसरा ऑप्शन आ रहा है इनर ऑर्बिटल और पैरामैग्नेटिक, इनर ऑर्बिटल के साथ साथ क्या आ रहा है पैरामैग्नेटिक। और चौथा ऑप्शन और फाइंड आउट करते हैं, मतलब ये चारों ऑप्शन से मतलब क्या हुआ, हमारा वीबीटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हमारा मेन फंडामेंटल ये था समझने का। और फोर्थ ऑप्शन है कोबाल्ट, तो यहां पर कोबाल्ट कर देता हूं मैं, अमोनिया है और 4 + 3 है। चलो वैसे कोबाल्ट क्या होता है, कोबाल्ट होता है 3d7 4s2 होता है कोबाल्ट। लेकिन कोबाल्ट की +3 स्टेट लेंगे तो क्या होगा, कोबाल्ट अपनी +3 स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन यहां से 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 3d6, कोई दिक्कत नहीं है, 3d6 हो गया। अब 3d6 में अमोनिया देखो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करता है, अमोनिया क्या करता है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करता है। तो 3d में इलेक्ट्रॉन 6 में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, जैसे पहले तो अगर मेटल आयन फ्री होगा तब तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे 1 2 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा। लेकिन हम फिर देखेंगे अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो ये पेयरिंग कर सकता है और पेयरिंग करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन आपका यहां पेयर अप हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन आपका यहां पर पेयर अप हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर पेयर अप हो जाएगा, एक यहां पर पेयर अप हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल लास्ट में हमारा घूम फिर के क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, 2 2 और 2 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर फिलअप हो जाएंगे 3d6 और यहां पर ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन फिर से वही आएगी d2sp3, लेकिन अब की बार देखो एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं है, अनपेयर्ड नहीं है, तो यहां पर क्या हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ डायमैग्नेटिक हो गया। तो चारों ऑप्शन में अलग अलग फंडामेंटल है, देखो आपको क्लियर हुआ। पहला ऑप्शन था हेक्साअमीन निकल वाला सॉल्ट +2 सॉल्ट, वो था आउटर ऑर्बिटल पैरामैग्नेटिक, आउटर ऑर्बिटल पैरामैग्नेटिक। दूसरा ऑप्शन था जिंक का हेक्साअमीन जिंक +2 सॉल्ट, वो था आउटर ऑर्बिटल डायमैग्नेटिक। तीसरा था क्रोमियम +3 सॉल्ट अमोनिया के साथ, वो आया हमारा इनर ऑर्बिटल पैरामैग्नेटिक। और लास्ट ऑप्शन आ रहा है इनर ऑर्बिटल डायमैग्नेटिक। तो चारों क्वेश्चन एक ही तीर से सीधे 4 शिकार हुए हैं, मतलब आपका वीबीटी का पूरा फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू अदर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, यही था इसके नीचे वाला कि वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन विच इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। ये भी वीबीटी से सोल्व होगा कि इसमें 4 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा डायमैग्नेटिक होगा। मतलब आपको ऐसी स्पीशीज फाइंड आउट करनी है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी ना आए, ठीक है। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए NiCN4 2 नेगेटिव, ये चार्ज है टेट्रासाइनोनिकलेट 2 आयन है ये, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसमें, देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। सबसे पहले वीबीटी का कोई भी क्वेश्चन आए, पिछले में मैंने यही बताया था, देखो वीबीटी का कोई भी कॉन्सेप्ट आए उसमें नेचर पूछे, आउटर ऑर्बिटल है, इनर ऑर्बिटल है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है, ये 3 क्वेश्चन ही आएंगे वीबीटी के ऊपर। हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया, आउटर ऑर्बिटल पूछ लिया, इनर ऑर्बिटल पूछ लिया, डायमैग्नेटिक पूछ लिया, पैरामैग्नेटिक पूछ लिया। उसके अलावा और कोई क्वेश्चन वीबीटी से नहीं पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक खास बात याद रखेंगे आप, सबसे पहली बात। और दूसरी बात आपको याद रखना है, वीबीटी का कोई भी कॉन्सेप्ट आए पहले सेंटर मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट के रिगार्डिंग उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते ही पहले क्या करना है, फ्री मेटल आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लेना बॉक्स के अंदर, 3d 4s 4p 4d ऐसे भर लिया। उसके बाद क्या करना है, लिगेंड जब अप्रोच करेंगे तो लिगेंड का नेचर देख लेना कि वो आउट स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। वीक फील्ड का तो पेयरिंग नहीं करनी, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग कर देना। पेयरिंग करने के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है तो डायमैग्नेटिक होगा। इससे पता चल जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन से पता चल जाएगा कि कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल है या इनर ऑर्बिटल है। बड़ा सिंपल सा बेसिक सा फंडा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, और एक बात ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑलवेज फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नन ऑफ द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज ए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये आप याद रखें। क्यों, कारण, रीजन बताता हूं। बिकॉज आपने एक डिस्कशन किया था अभी सबसे पहला क्वेश्चन कि डेल्टा O इज ग्रेटर देन डेल्टा T, डेल्टा O की वैल्यू डेल्टा T से ज्यादा होती है। मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज ऑलवेज स्मॉलर एज कंपेयर टू क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस।
तो अगर डेल्टा टी की वैल्यू हमेशा स्मॉल होती है तो ऑलवेज स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस, नेवर पेयरिंग टेक्स प्लेस। तो ध्यान रखना, अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है तो लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, आपको पेयरिंग नहीं करनी है, ये बात ध्यान रखना। चांसेस हो तो बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे, जहां पर पेयरिंग अप होने का फायदा है, ठीक है। लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या बनते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ध्यान रखना। सीएफटी का बहुत ब्यूटीफुल फंडामेंटल है ये, ठीक है। चलिए याद रखेंगे, स्प्लिटिंग, ऑलवेज स्प्लिटिंग टेक प्लेस, नेवर पेयरिंग टेक्स प्लेस। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, निकल टेट्रा साइनोनिकलेट के अंदर, तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +2 आएगी। देखिए x माइनस साइनेट का होता है -4, ओवरऑल चार्ज कितना है -2, तो x की वैल्यू यहां पर कम्स आउट टू बी +2। यहां पर निकल पे चार्ज कितना है, +2 है। और निकल के साथ साथ दूसरा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इसमें हम ले लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 4 पे है NiCl4, NiCl4 2 नेगेटिव टेट्राक्लोराइडोनिकलेट 2, सेम वही आएगा। यहाँ पर निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो दोनों को एक साथ ही मैं सोल्व करके चलता हूं। देखो यहाँ भी निकल क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ भी निकल क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ भी चार्ज कितना आएगा 3d8, यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 3d8। वैसे तो होता है 3d8 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या होगा 3d8 ही होगा, नो डाउट। तो अब यहाँ पर एक ब्यूटीफुल फंडामेंटल निकल कर आता है, जैसे ही 3d8 कॉन्फ़िगरेशन मिल गई तो फ्री मेटल आयन के बॉक्स भरने शुरू कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3d भर दिया। 3d के बाद यहाँ पर 4s है, फिर यहाँ पर क्या है 4p है, ऐसे करके छोड़ देना, हो गया। उसके बाद देखो, फिर देखो साइनाइड कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग कर सकता है, और पेयरिंग करेगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन कहां होगा, पेयर अप होके, अभी तो फ्री मेटल आयन है, जब लिगेंड अप्रोच करेंगे तो दिस इलेक्ट्रॉन गेट पेयर्ड अप इनटू दिस, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप होके यहां पर आ गया। अब जितने लिगेंड होते हैं उतने हम वैकेंट ऑर्बिटल क्या कर लेते हैं, अवेलेबल कर लेते हैं। एक वैकेंट ऑर्बिटल ये, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो अब ऑर्बिटल देखो क्या कौन कौन से इन्वॉल्व हुए हैं, एक डी का, एक एस का और 2 पी के, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई DsP2। इस क्वेश्चन में ये पूछ सकते थे कि इस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की क्या हाइब्रिडाइजेशन है, क्या इसका मैग्नेटिक बिहेवियर है, और इस कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या है। 3 चीजें पूछी जाती है, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन और इसके बारे में इसका नेचर, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। तो देखो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसकी ज्योमेट्री बनेगी स्क्वायर प्लेनर, क्या बनेगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी, नो डाउट। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के साथ देखो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर्ड अप हैं, तो ये क्या है, डायमैग्नेटिक है, स्क्वायर प्लेनर है, डायमैग्नेटिक है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, DsP2, दिस इज द आंसर। तो अभी जो क्वेश्चन पूछा था डायमैग्नेटिक पूछा था, तो आंसर तो मिल गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन चेक करते हैं कि वास्तव में पैरामैग्नेटिक है या नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखो इसमें इसी क्वेश्चन को इसी में सोल्व करता हूं मैं। NiCl4 2 नेगेटिव से निकल पे चार्ज कितना है, +2। लेकिन अब देखो मैंने बताया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वाटर, ऑक्जेलेट, हाइड्रोक्साइड, ये वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेंगे तो यहाँ पर 3d8 क्या आएगा, निकल 3d8 यहाँ पर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। अब मैं इस कॉम्प्लेक्स को कर रहा हूँ, ठीक है, निकल +2 3d8 ये रहेगा। अब ये रहने के बाद अब इलेक्ट्रॉन बाहर का इस्तेमाल होगा, बॉक्स 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस, यहाँ पर चौथा क्रॉस यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 4 क्लोरीन है ना, 4 वैकेंट ऑर्बिटल बनाएंगे। तो अब हाइब्रिडाइजेशन देखो, एक S 3p, और अब हाइब्रिडाइजेशन आएगी हमारी sp3, और sp3 में होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, क्या होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो नो डाउट NiCl4 2 नेगेटिव टेट्राहेड्रल होता है, और NiCl4 2 नेगेटिव क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, सॉरी ये क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। तो इन दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी में मेंशन है, आपको करके जाने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NiCl4 2 नेगेटिव, दिस इज टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पर देखो एक और एक 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो टेट्राहेड्रल के साथ क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये और ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर के साथ डायमैग्नेटिक है, दिस कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लेनर डायमैग्नेटिक, दिस इज टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और बाकी कॉम्प्लेक्स को हम और ऑब्जर्व कर लेते हैं, एक बार देखिए अगला कॉम्प्लेक्स देखिए। देखो 2 कॉम्प्लेक्स तो पता चल गया, एक हो गया हमारा स्क्वायर प्लेनर डायमैग्नेटिक, एक हो गया टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स है CuCl4 2 नेगेटिव, CuCl4 2 नेगेटिव है अगला कॉम्प्लेक्स, और एक बचा है COF6 3 नेगेटिव। इन दोनों कॉम्प्लेक्स के बारे में और देख लेते हैं कि ये वास्तव में पैरामैग्नेटिक है या नहीं है। चलिए अगला है CuCl4 2 नेगेटिव, यहाँ भी कॉपर पे चार्ज कितना आएगा, कॉपर पे चार्ज आएगा यहाँ पर +2,
और कॉपर प्लस 2 होता है 3d9 और 3d9 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें बॉक्स फिलअप करते हैं 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लोरीन कैसा लिगेंड है वीक फील्ड लिगेंड है पेयरिंग करने का चांसेस यहां पर बन भी नहीं रहा है तो हम यहां पर क्या करेंगे CuCl4 कॉम्प्लेक्सेस के अंदर 1s और 4p तो 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी हमारी और कॉम्प्लेक्स कैसा बन जाएगा हमारा टेट्राहेड्रल और ये भी क्या है पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और लास्ट और चेक कर लेते हैं और एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है जो आपको बता दूं पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। एक कॉम्प्लेक्स आता है टेट्रा अमीन कॉपर CuNH3 की होल्ड 4 प्लस 2 टेट्रा अमीन कॉपर प्लस 2 सॉल्ट होते हैं। यहां पर एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन आती है यहां पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल फंडा आता है कि यहां पर भी कॉपर प्लस 2 स्टेट में है 3d9 स्टेट में है लेकिन यहां पर एक ब्यूटीफुल पॉइंट यह आता है समझ में आपको ध्यान से समझना है। देखो यहां पर एक ब्यूटीफुल फंडामेंटल है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जो प्रेजेंट दिख रहा है आपको और एक यहां पर इलेक्ट्रॉन है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल है ठीक है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है और 4s और यहां पर आता है 4d ठीक है और यहां पर एक ब्यूटीफुल फंडामेंटल ये निकल कर आता है मोस्टली बच्चों को लगता है इस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है क्या है DsP2 और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है नो डाउट ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है लेकिन इसकी अगर आप अच्छी बुक्स में देखेंगे तो आप इसको पाएंगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन इस कॉम्प्लेक्स की sp2d है नॉट DsP2 sp2d क्योंकि होता क्या है 4s का एक इलेक्ट्रॉन 4p का एक इलेक्ट्रॉन यूज होता है और यहां पर 4d का एक ऑर्बिटल यूज होता है और ये ऑर्बिटल ब्लैंक रहता है या फिर कई बार ये होता है ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस ऑर्बिटल के अंदर ट्रांजिशन करता है यहां से इसके बीच में इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन चलता रहता है तो ये p ऑर्बिटल हमारा वैकेंट रहता है ध्यान रखेंगे। तो sp2d ये हाइब्रिडाइजेशन बनती है इस कॉम्प्लेक्स की स्क्वायर प्लेनर sp2d हाइब्रिडाइजेशन ये क्वेश्चन ध्यान रखना sp2d हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर और पैरामैग्नेटिक होता है कॉम्प्लेक्स इसका नाम है टेट्रा अमीन कॉपर प्लस 2 सॉल्ट ध्यान रखना क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है ठीक है ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखो ये था कि COF6 लास्ट है COF6 3 नेगेटिव देखो कोबाल्ट है यहाँ पे चार्ज कितना आएगा कोबाल्ट पे +3 चार्ज आएगा कोबाल्ट होता है 3d7 4s2 और +3 सॉल्ट में क्या आएगा 3d6 भर देंगे और 3d6 भरेंगे तो मेरे भाई आप खुद ही देखिए 1 2 3 4 और 5 6 ठीक है लेकिन फ्लोरीन कैसा लिगेंड है वीक फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करेगा तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया तो इसको ऑप्शन 1 ही पैरामैग्नेटिक नहीं है वो डायमैग्नेटिक है बाकी सारे ऑप्शन क्या है पैरामैग्नेटिक। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको ब्यूटीफुल फंडामेंटल लास्ट के 2 क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा कि VPT क्वेश्चन पूछता कैसे है हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेता है ज्योमेट्री पूछ लेता है आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है ऐसे क्वेश्चन VPT आपसे कंफर्म फ्रेम करके पूछेगा। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल। तो यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आप VPT को थ्योरेटिकल ना पढ़ के VPT के ऊपर क्वेश्चन कीजिए CFT को थ्योरेटिकल ना पढ़कर CFT पे क्वेश्चन कीजिए आइसोमेरिज्म को थ्योरेटिकल ना पढ़कर आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन कीजिए क्योंकि देयर आर द 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग द क्वेश्चनिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आपको बता दूं एक आइसोमेरिज्म जिसमें ज्योमेट्रिकल है ऑप्टिकल भी है और तीसरा हो गया आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ठीक है। एक उसके बाद आता है हमारा टॉपिक VPT उसके ऊपर क्वेश्चन कर लिया हमने CFT के क्वेश्चन और भी करेंगे बड़े इंटरेस्टिंग और क्वेश्चन आते हैं CFT के क्वेश्चन और फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वो क्वेश्चन भी आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं वेरी इंटरेस्टिंग। देखो मान लीजिए आपको मैं क्वेश्चन दूं एक है CONH3 की होल 6 +2 चार्ज है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है और कोबाल्ट के नीचे आता है आपका कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27 के नीचे आता है 45 रोडियम NH3 की होल 6 और चार्ज सेम कर दिया मैंने +2 चार्ज कॉमन है ठीक है। और यहां पर रोडियम के नीचे आता है इरिडियम 77
45 77 और यहाँ पर भी NH36 कर दिया और यहाँ पे चार्ज कर दिया +2। अगर एग्जामिनर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे, आपसे कहते हैं ये 3 कॉम्प्लेक्सेस है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर 1, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर 2 एंड दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर 3, और आपसे पूछ ले इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस को CFSC की वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ब्यूटीफुल फंडामेंटल, आपको समझ के चलना है। और यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं फ्रेम करके लाया हूं, आप ध्यान से समझेंगे उसको, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आपसे एग्जामिनर कह दे इन तीनों के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, अगर आप ऐसे क्वेश्चन आपका पाला पड़ जाए और आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे वो बड़ा ध्यान से समझना आपको। पहले आपको देखना है कि कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम तीनों एक ही ग्रुप के मेंबर है, तीनों एक ही ग्रुप के मेंबर है। कोबाल्ट के नीचे आता है रोडियम और रोडियम के नीचे आता है इरिडियम। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो, पहले देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करने हैं वो बात चीज चेक करनी है। सबसे पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन का नेचर। और सेंट्रल मेटल आयन के नेचर में दो बातें आती हैं, एक उसका एटॉमिक साइज और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब देखो एटॉमिक साइज तीनों का अलग अलग है, कोबाल्ट का, रोडियम का और इरिडियम का, तीनों का एटॉमिक साइज अलग अलग है, नो डाउट। दूसरी बात, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आए तो कोबाल्ट +2 है, रोडियम भी +2 है और इरिडियम भी +2 है। मतलब यहां पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट किसी प्रकार से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को अफेक्ट नहीं कर रही है, तो एक फैक्टर तो हो गया खत्म। दूसरा लिगेंड, लिगेंड का नेचर दो बार से अफेक्ट करता है, एक तो लिगेंड का लिगेंड फील्ड कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, पहली बात, और सबसे पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पर लिगेंड की बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि लिगेंड की बेसिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होती है स्पेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी में हम देखते हैं वो उतना बेटर इंटरेक्ट करता है सेंट्रल मेटल आयन के साथ और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है, तो वो सारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो लेकिन यहाँ पर अमोनिया मैंने तीनों में कॉम्प्लेक्स में सेम रखे हैं, तो यहाँ पे लिगेंड का नेचर भी कोई इफेक्ट नहीं करने वाला। अब तीसरी बात आती है टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स की। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो डेल्टा टी की वैल्यू कम होती है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होती है, और आपको पता भी है कि जो डेल्टा ओ होता है वो डेल्टा टी का 9/4 टाइम्स ज्यादा होता है, ये भी आपको पता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सारे तीनों के तीनों ऑक्टाहेड्रल है, तो ये फंडामेंटल भी खत्म हो गया। देखो लिगेंड का नेचर इफेक्ट नहीं कर रहा, आपका कॉम्प्लेक्स का टाइप इफेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि तीनों कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है। सेंट्रल मेटल आयन का नेचर इफेक्ट नहीं कर रहा, सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट तीनों की सेम है। अब यहां पर एक ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल बचा हुआ है, वो है टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल, कि सेंट्रल मेटल आयन का नेचर क्या है, उस सेंट्रल मेटल आयन में डी ऑर्बिटल का टाइप कौन सा है। वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा ध्यान से समझेंगे आप। अगर मैं यहां पर बात क्वेश्चन को फ्रेम करूं तो आप कोबाल्ट यहां पर देखेंगे, कोबाल्ट यहां पर 3D सीरीज में आता है, रोडियम यहां पर 4D सीरीज में आता है और इरिडियम यहां पर 5D सीरीज में आता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको पाला पड़ जाए, आप क्वेश्चन को फ्रेम करना सीखिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। इस क्वेश्चन को टैकल करना है आपको 3D सीरीज के अंदर। ध्यान रखना, जब भी आप 3D सीरीज से 4D सीरीज की तरफ जाएंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है ना, वो 50% इंक्रीज कर जाती है। बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल है। As we go from 3D to 4D, the crystal field splitting energy increases 50%। और 3D से 4D से 5D पर आते हैं, फिर से 50% और बढ़ जाती है। बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको आंसर तो मिल ही गया कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, 3D से ज्यादा 4D सीरीज में और 4D से ज्यादा 5D सीरीज के अंदर। तो आंसर कम्स आउट टू बी क्या आएगा, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1। दिस इज द ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ ऑफ लाइट उतनी कम होगी। अगर आपसे क्वेश्चन देखो दूसरे तरीके से फ्रेम करने को पूछ ले कि इन तीनों कॉम्प्लेक्स में से ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्स और भी दे सकता हूं मैं, इन चारों कॉम्प्लेक्स में या 3 कॉम्प्लेक्स में ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब, विजिबल लाइट होती है ना वेवलेंथ, उसमें कौन सी लाइट ऑब्जर्व करेगा, वेवलेंथ का ऑर्डर पूछ ले तो आपको याद रखना है CFSC यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको डेल्टा ओ कहते हैं, ये वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जैसे डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ रखा है ना कि एनर्जी क्या होती है, hc/λ, जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, E = hc/λ। तो h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, रेसिप्रोकल होती है। तो अगर
अगर ये ऑर्डर CFSE का है, अगर ये ऑर्डर CFSE का है तो वेवलेंथ का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। जहां पर CFSE सबसे कम है वहां पे वेवलेंथ सबसे ज्यादा आएगी। तो अगर वेवलेंथ का ऑर्डर पूछते, वेवलेंथ ऑफ द लाइट अब्सॉर्ब्ड इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, तो ऑर्डर आता फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। याद रखेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन और फ्रेम करके देता हूं आपको मैं, ठीक है, बड़ा ध्यान से समझना। अगर मैं क्वेश्चन कह दूं कि कोबाल्ट, हेक्सामीन कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स के अंदर यहां पर CFSE की वैल्यू यानी कि डेल्टा O की वैल्यू मैं यहां पर कह देता हूं 10,000 सेंटीमीटर इनवर्स है। कितना है? 10,000 सेंटीमीटर इनवर्स है। आर्बिट्रेरली कितनी मान ले, आपसे पूछ ले इस कॉम्प्लेक्स की बताइए क्या आएगी एनर्जी। अब ऑप्शन दे दूंगा मैं, बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल है मेरे भाई। देखो आपको बता दूं, बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल है। अगर आपको 3D सीरीज के अंदर एनर्जी पता है तो आप 4D और 5D सीरीज में एनर्जी बता सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। अप्रोक्सीमेट क्या होता है, अभी डाटा बताया था कि 3D से 4D पे जाते हैं तो एनर्जी 50% CFSE बढ़ जाती है, और 50% बढ़ जाएगी तो यहाँ पर डेल्टा O की वैल्यू आएगी 15,000 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, क्योंकि 10,000 का 50% क्या होता है 5,000, और 5,000 10,000 में ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 15,000, ठीक है। अगली बार वैल्यू जो बढ़ेगी 4D से, अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, इसका 50% ले लेते हैं। अब देखो इसका 50% ऐड करना है, 15,000 का 50% होता है 7,500, यानी कि 7,500, और 7,500 15,000 में ऐड करोगे तो वो आएगा 22,500 सेंटीमीटर इनवर्स। तभी तो ब्यूटीफुल फंडामेंटल जुड़ता है। तो आपको अगर ये वैल्यू पता है ना, 3D सीरीज में CFSE की वैल्यू पता है, तो आप 4D सीरीज में बता सकते हैं और 5D सीरीज में बता सकते हो, क्योंकि 3D से 4D पे जाते हैं तो 50% बढ़ती है, और 4D से 5D पे जाते हैं तो फिर 50% बढ़ती है। तो हो गया ना फंडामेंटल क्लियर। ऐसे चीजों को आपको पकड़ के चलना है भाई। बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल मैंने आपको इस क्वेश्चन से फ्रेम किया है, ठीक है। तो मैं आपको यही तो कहना चाह रहा था बार बार कि जितने क्वेश्चन उतने कॉन्सेप्ट, और मैं कई बार एक क्वेश्चन में 4-4 5-5 कॉन्सेप्ट भी डाल दूंगा, जिससे डेफिनेटली आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर पूरी अच्छी कमांड बिल्डअप होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले, वेरी इंटरेस्टिंग। अगला क्वेश्चन हम फ्रेम करते हैं, बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट होगा, उसमें भी अच्छा क्वेश्चन लेते हैं आपकी बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम फ्रेम करते हैं, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाँ ये आपकी स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन है कि मैच द मेटल आयंस गिवन इन द कॉलम 1 in the spin magnetic moment of the ions, spin magnetic moment of the ions। कॉलम 1 में आपको आयंस दे रखे हैं, कॉलम 2 के अंदर आपको बोर्स मैग्नेटन के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट दे रखी है। आपको बस क्या करना है, मैच करना है। अरे ये क्वेश्चन मैंने आपको 3D सीरीज में करवाया था, तो काफी टिपिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको बता दूं, सीधा तो फ्रेम करके चलना है। देखो आपको बता दूं, यहां पर आपको सीधा फंडामेंटल लगाना है कि Dn D10-n इनके अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम आते हैं, Dn और D10-n। तो अगर n की वैल्यू 1 पुट करो तो D1 D9, 2 पुट करो D2 D8, 3 पुट करो D3 D7, 4 पुट करो D4 D6, और 5 पुट करोगे तो एक ही आएगा D5, ठीक है। तो यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आएगी 1, बिल्कुल आएगी ना, बिल्कुल आएगी। तो इन कॉन्सेप्ट के अंदर ध्यान रखना, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं मेरे भाई, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। D2 D8 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 आएंगे, यहां पर कितने आएंगे, 3 आएंगे, यहां पर कितने आएंगे, 4 आएंगे, और यहां पर कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला क्या है, सिंपल सा है, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। n की वैल्यू पुट करते जाइए, तो यहां पर क्या आएगा, इस केस में आएगा अंडर रूट 3, इस केस में क्या आएगा, अंडर रूट 8, 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया, 8 हो गया ना, 3 इंटू 3 प्लस 2 कितना होता है, 15, 4 इंटू 4 प्लस 2 क्या होता है, अंडर रूट 24, और 5 इंटू 5 प्लस 2 क्या होता है, अंडर रूट 35। देखो आपको कंसीडरेशन पता है तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आते हैं। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, टाइम बचाइए भाई, टाइम इज वेरी प्रीशियस, क्योंकि केमिस्ट्री द स्कोरिंग सब्जेक्ट। आप केमिस्ट्री पे टाइम ज्यादा दे दोगे तो फिजिक्स और मैथ को आप टाइम नहीं दे पाओगे, और फिजिक्स और बायोलॉजी को आप ज्यादा टाइम नहीं दे पाओगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, केमिस्ट्री में टाइम को बचाइए जितना बचा सकते हो। तो आप सीधा फंडामेंटल याद रखो ना मेरे भाई, ये सीरीज याद रखो, और इसके बेस पर आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट 3 है तो 1.73 वैल्यू मिलेगी आपको, अंडर रूट 8 है तो 9 का होता है 3, 2 का याद रखो 2.84 होता है, ठीक है। कितना फंडामेंटल याद रखना है, 15 का याद रखो, 16 का 4 होता है, इसका होता है 3.87, कोई दिक्कत नहीं है। 25 का 5 होता है तो 24 का आता है
4.90, कोई दिक्कत नहीं है। और 35 का होता है यहाँ पर 5.92, कोई दिक्कत नहीं है। 36 का 6 होता है, 5.92 होता है। तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे, वैल्यू को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन को। पहला है कोबाल्ट प्लस 3, कोबाल्ट प्लस 3, कोबाल्ट प्लस 3 कहां आएगा? देखो कोबाल्ट होता है ऐसे 3D सीरीज के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रख लो, रट लो। 3D सीरीज के स्कैंडियम से लेकर जिंक तक कि 3D1 4s2 3D2 4s2 3D3 4s2 3D5 4s1 3D5 4s2 3D6 4s2 3D7 4s2 3D8 4s2 3D10 4s1 3D10 4s2, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो कोबाल्ट प्लस 3 क्या आएगा? कोबाल्ट प्लस 3 वैसे तो होता है, पहले एक्चुअल होता है 3D7 4s2, तो 3 प्लस का करेंगे क्या आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहां से पहले भरे 4s में जाते हैं और निकालने भी 4s से ही है, ये गलती मत करना। और कोबाल्ट प्लस 3 तो बच्चे गलती करते हैं, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, तो प्लस 3 का देखकर 3 इलेक्ट्रॉन पहले निकाल देते हैं। पहले मेटल आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है मेटल की, फिर उसके आयन की, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यहाँ पे 3D6 आएगा, क्या आएगा? 3D6। और 3D6 आएगा तो मेरे भाई 3D6 में देख लो ये रहा, कितना आ रहा है? √24। √24 कोबाल्ट का है, तो फर्स्ट का ऑप्शन मैच करेगा 4 से, तो फर्स्ट का 4 से मैच कर रहा है। देखो पहले क्वेश्चन से आपका पहले से ही प्रिडिक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके 2 ऑप्शन तो अपने आप ही करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएंगे। देखो इसमें कोबाल्ट प्लस 3 का D6 आ रहा है, और D6 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 में कितना आता है? √24। √24 कॉलम में कहां पर आ रहा है? चौथे नंबर पर। तो कोबाल्ट प्लस 3 फर्स्ट का कॉलम 4 से मैच करेगा, और फर्स्ट का कॉलम 4 से मैच 2 ऑप्शन में कर रहा है, ऑप्शन ए और सी में, चेक कर लो ए और सी में। इसका मतलब इसके ऑप्शन बी और डी तो इनकरेक्ट हो गए। ऐसे चीजों को पकड़िए। चलिए अब एक ऑप्शन और उठा लो, उससे क्लियर हो जाएगा। एक ऑप्शन और उठा लो, ऑप्शन 2 क्या दे रखा है? क्रोमियम प्लस 3। अब क्रोमियम प्लस 3 क्या होता है? टाइम बचाओ मेरे भाई। क्रोमियम प्लस 3 होता है, क्रोमियम होता है 3D5 4s1, 3D5 4s1, तो 3D5 क्या हो जाएगा? प्लस 3 हो जाएगा 3D3, और 3D3 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 3, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 आते हैं, तो √15 आएगा। √15 किससे मैच कर रहा है? चेक करो, √15 आपका मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर 4 से, तो सेकंड हो गया 5th, सेकंड हो गया क्या आपका? 5th, तो सी ऑप्शन आ गया। देखो फर्स्ट का 4, सेकंड का 5th, दैट्स इट। ऐसे चमक के चलोगे भाई, बहुत ही इजी हो जाएंगे कॉन्सेप्ट, बहुत ही इजी फंडामेंटल जुड़ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन देखो नीट पूछता है, जेईई मेंस पूछता है, आप कर लेंगे, इजीली टैकल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग, यहां पर देखिए कि करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ, यही तो क्वेश्चन में कह रहा था, देखो वही आ गया। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ द एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन फॉर द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द कोबाल्ट प्लस 3। तो यहाँ पर 3 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं कोबाल्ट के। एक तो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स दे रखा है इथाइलिन डायमीन के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है कोबाल्ट का अमोनिया के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। और एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है कोबाल्ट का यहाँ पर वाटर के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं, तीनों +3 सॉल्ट है। अब वेवलेंथ के ऑर्डर में लगाना है। देखो क्वेश्चन को फ्रेम करना सिखाता हूं आपको, बड़े तीनों ऑर्डर आपको पजल करके दे रखे हैं, ठीक है। वेवलेंथ का ऑर्डर चेक करना है। अब बात यहां पर ये आती है मेरे भाई, सबसे पहली बात तो तीनों सेंट्रल मेटल आयन सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, सेंट्रल मेटल आयन सेम है क्योंकि इथाइलिन डायमीन न्यूट्रल है, अमोनिया न्यूट्रल है, वाटर न्यूट्रल है। तो सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट, सेंट्रल मेटल आयन का चार्ज, ये तो CFSC को अफेक्ट नहीं करेगा, और CFSC को अफेक्ट नहीं करेगा तो वेवलेंथ भी अफेक्ट नहीं करेगा। हो गया कॉन्सेप्ट फंडामेंटल क्लियर, छोड़ दो। फिर टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल पे जाओ। डी ऑर्बिटल यहां पर 3D 3D 3D, तीनों में 3D है, तो डी ऑर्बिटल का टाइप इफेक्ट नहीं करेगा CFSC वैल्यू को। अगले कॉन्सेप्ट पे जाओ। अगला कॉन्सेप्ट बचता है फिर हमारा कि कॉम्प्लेक्स का टाइप। अब तीनों कॉम्प्लेक्स यहां पर ऑक्टाहेड्रल है तो फिर भी अफेक्ट नहीं करेगा। अब एक ही बात बची है, दैट इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ लिगेंड। और लिगेंड का नेचर देखिए, यहां पर तीनों लिगेंड अलग अलग है, एक इथाइलिन डायमीन है, एक अमोनिया है और एक वाटर है। और लिगेंड के नेचर के ऊपर कहीं ना कहीं आपकी क्रिस्टल फिट स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड करती है, और उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कि अगर आप लिगेंड को लेफ्ट से राइट की तरफ लिख रहे हो, लेफ्ट से राइट की तरफ इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CFSC वैल्यू, यानी कि जो लेफ्ट में आएंगे उनकी CFSC वैल्यू कम है, और जो राइट में आएंगे उनकी CFSC वैल्यू ज्यादा है। तो जिनकी CFSC वैल्यू ज्यादा है, मैंने बताया था, जिनका CFSC ज्यादा होगा उनका वेवलेंथ कम हो जाएगा, और जिनकी लेफ्ट में आते हैं उनकी CFSC वैल्यू कम होती है तो उनका वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगा मेरे भाई। देखो एक तो ब्यूटीफुल फंडामेंटल आपको समझना सिखा देता हूं,
बड़े ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को करने में दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगने वाला मेरे भाई। किस बच्चे अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड जरा सा लगाए ना, ये क्वेश्चन यहीं पर हलवा है, बिल्कुल यहीं पे खत्म हो जाएगा। बताऊं आपको ट्रिक, फंडामेंटल समझाऊं, बड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पर इथाइलिन डायमीन क्या है मेरे बात, एक बार ध्यान से समझ के पढ़ाना। इथाइलिन डायमीन बाइडेंटेड लिगेंड है क्या नहीं है, बोलो ध्यान से। इथाइलिन डायमीन बाइडेंटेड लिगेंड है और अमोनिया यहाँ पर क्या है और वाटर यहाँ पर है मोनोडेंटेड लिगेंड। और तो कितने बच्चों को पता है कि बाइडेंटेड लिगेंड के अंदर जो CFSC की वैल्यू होती है वो मोनोडेंटेड लिगेंड से कहीं ना कहीं ज्यादा होती है। एंड दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड व्हाट, चीलेट इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, चीलेट इफेक्ट कहते हैं। चीलेट इफेक्ट का मतलब होता है, चीलेट का मतलब तो होता है दोज कॉम्प्लेक्सेस इन विच रिंग आर फॉर्म, जिन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में रिंग बनती है। तो मोनोडेंटेड लिगेंड तो कभी रिंग नहीं बनाते, मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड्स के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं दीज आर कॉल्ड नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस। क्या रहेंगे, नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस। ध्यान से सुना मेरी बात को। और जिन लिगेंड्स, जो लिगेंड चिलेट्स बनाते हैं यानी कि रिंग बनाते हैं, उसमें क्या आएंगे, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड। जैसे बाइडेंटेड में आ गया आपका इथाइलिन डायमीन आ गया, ऑक्जेलेट आ गया, ध्यान रखना ऑक्जेलेट तो जिसको बोलते हैं ऑक्जेलेट। तो एक तो हो गया C2O4 2 नेगेटिव बाइडेंटेड लिगेंड, ये रिंग बनाता है। आपका इथाइलिन डायमीन ये भी रिंग बनाता है। DMG डाइमिथाइल ग्लाइकोजेमेटो ये भी रिंग बनाता है। ये आपको ऐसे फंडामेंटल याद करके चलने हैं, ठीक है। EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है, ये भी रिंग बनाता है। तो बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड ये रिंग फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो दीज आर द इनके कॉम्प्लेक्सेस चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं एंड चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड व्हाट, चिलेट इफेक्ट। और चिलेट इफेक्ट यहां पर लगेगा तो नो डाउट यहां पर CFSC की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। क्या आएगी, ज्यादा आएगी। और CFSC की वैल्यू ज्यादा आएगी तो वेवलेंथ सबसे कम आएगी। इसका मैक्सिमम CFSC वैल्यू होगा, कारण चिलेट इफेक्ट लग रहा है। और CFSC वैल्यू सबसे ज्यादा होगा तो मिनिमम लैम्डा आएगा। तो पहले ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए जिसमें मिनिमम लैम्डा की वैल्यू किसके लिए हो, इथाइलिन डायमीन के लिए हो। इथाइलिन डायमीन के लिए मिनिमम लैम्डा, ओ माय गॉड, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 चेक कर लीजिए। ऑप्शन 1 के अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा था ना, तो ऑप्शन ए देखिए, वहां पर इथाइलिन डायमीन के अंदर मिनिमम लैम्डा की वैल्यू सबसे लेफ्ट वाले में दी गई है, ठीक है। और वाटर और अमोनिया की अगर मैं बात करूं, वाटर और अमोनिया की बात करूं, इसका फंडामेंटल भी मैं क्लियर कर दूंगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा, ये तो दोनों मोनोडेंटेड है और मोनोडेंटेड पे कैसे पता चलेगा किसकी CFSC वैल्यू ज्यादा है। तो मेरे भाई वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड हम वाटर है, वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसकी CFSC वैल्यू क्या होगी, लेसर होगी ना। और CFSC वैल्यू लेसर होगी तो इसका लैम्डा क्या आएगा, मैक्सिमम। और अमोनिया क्या होगा, CFSC वैल्यू ज्यादा होगी तो लैम्डा क्या आएगा, कम आएगा। तो इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस में एक्वा कॉम्प्लेक्स है, उसकी CFSC वैल्यू सबसे ज्यादा कम आएगी तो लैम्डा सबसे ज्यादा आएगा, फिर अमोनिया, फिर इथाइलिन डायमीन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे चीजों को फ्रेम करना है, मैं ऐसी चीज आपको बताना चाह रहा हूं। अब देखो आपका चिलेट इफेक्ट लगाते ही क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। चिलेट इफेक्ट जो बच्चा लगाना सीख गया, देखो एक ऑप्शन में ही आ रहा है इथाइलिन डायमीन का मिनिमम लैम्डा और किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। आ गया ना फंडामेंटल समझ में, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। और लेकिन अगर क्वेश्चन अगर आपका अलग तरीके से पाला पड़ जाए तो क्या करोगे आप, बड़ा ध्यान से समझना। देखो अगर कॉम्प्लेक्स ऐसा होता, जैसे मैं आपको दे दूं COF6 3 नेगेटिव, ठीक है। अगला कॉम्प्लेक्स दे देता हूं COH2O की होल 6, यहां भी चार्ज +3 दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। CONH3 की होल 6, यहां भी चार्ज +3 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट कर देता हूं COCN6 3 नेगेटिव, यहां भी चार्ज +3 करते। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है। दिस इज NDS सर क्वेश्चन, ये NDS सर का स्पेशल क्वेश्चन है, यहां से फ्रेम करके लाया हूं मैं। बड़ा ध्यान से समझना, इसमें बहुत अच्छे फंडामेंटल आपके क्लियर होंगे। सेंटर मेटल आयन की सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, कोबाल्ट +3 +3 +3 +3, तो सेंटर मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट अफेक्ट नहीं करेगी। सबके 3D सब में ऑर्बिटल क्या है, 3D ऑर्बिटल है, तो ऑर्बिटल अफेक्ट नहीं करेगा। सारे कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो CFSC की वैल्यू भी अफेक्ट नहीं करेगी, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल है, ये कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। अब एक ही बात बची है केवल नेचर ऑफ लिगेंड,
कि एक में लिगेंड फ्लोरीन है, एक में वाटर है, एक अमोनिया है, एक में साइनाइड है, और सारे लिगेंड मैंने मोनोडेंटेड लिए हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। चीलेट इफेक्ट भी नहीं लगा पाओ, अब चीलेट इफेक्ट भी नहीं लगा सकते आप, अब देखना है आपको। तो मेरे भाई एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रिक बताऊं आपको CFSC वैल्यू याद करने की ट्रिक बताऊं। याद कर लेना एक वर्ड जिसका नाम है HONC, होंक। याद करना है होंक, HONC, होंक वर्ड याद रखना है। H से वर्ड आता है हैलाइड डोनर, H से वर्ड क्या आता है हैलाइड डोनर, O से आता है ऑक्सीजन डोनर, N से आता है नाइट्रोजन डोनर, और लास्ट में C से आता है कार्बन डोनर। ये ट्रिक जो बंदा पकड़ गया बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आते हैं आई बहार सनम कल से फिर। याद रखना है ट्रिक, आई बहार सनम थायोसाइनेटो कल क्लोराइड सल्फाइड और फ्लोरीन। ठीक है, अगर इनको बीच में से मैं हटा दूं, ये देखिए एक तो सल्फाइड और एक, याद करने की ट्रिक बताई मैंने, इधर से इधर जाएंगे तो CFSC की वैल्यू बढ़ती है। अगर हेलोजन होते हैं चारों तो CFSC की वैल्यू ये होती है, आयोडीन से ज्यादा होती है आयोडाइड से ब्रोमाइड से ज्यादा होती है क्लोराइड से ज्यादा होती है फ्लोराइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड फ्लोराइड का साइज सबसे छोटा है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, इसकी CFSC की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर ये चारों कॉम्प्लेक्स ऐसे होते F6 Cl6 Br6 I6 तो नो डाउट इस कॉम्प्लेक्स में CFSC वैल्यू सबसे ज्यादा आती, लैम्डा सबसे कम आता। तो ये ऑर्डर हैलोजन का है। पहले आते हैं हैलाइड डोनर, याद रखना है पहले क्या आते हैं हैलाइड डोनर, और हैलाइड डोनर के बीच में एक आता है थायोसाइनेटो और एक आता हमारा सल्फाइड। याद रखने की ट्रिक बता दी मैंने, आई बहार सनम कल से फिर, आई बहार सनम कल से फिर, याद रखना आपको। और उसके बाद की ट्रिक आपको बता देता हूं कैसे याद रखना है, क्योंकि जो बेसिक फंडामेंटल है वही आते हैं पेपर में। तो इसमें हैलाइड डोनर में तो याद हो गया आपको, आई बहार सनम कल से फिर, हो गया। अब उठा लो ऑक्सीजन डोनर। ऑक्सीजन डोनर में तीन याद रखने हैं, तीन पेयर करके चलो। ऑक्सीजन डोनर में क्या आते हैं, OH ऑक्जेलेट और वाटर, तीन याद रखने हैं, OH ऑक्जेलेट वाटर। तो पहले आएगा OH नेगेटिव, फिर ऑक्जेलेट 2 नेगेटिव और फिर वाटर, तीन के पेयर में याद रखना है। ऑक्सीजन डोनर हो गए, उसके बाद नाइट्रोजन डोनर। अब नाइट्रोजन डोनर को याद रखने की ट्रिक देखो, नाइट्रोजन डोनर में मेरे भाई पहले आता है अमोनिया, अमोनिया के बाद आता है आपका ईन, ठीक है, और फिर पिरिडीन। अमोनिया, पिरिडीन और ईन, ये सबसे ज्यादा भाग पूछे जाते हैं, और उससे ज्यादा होता है नाइट्रो उससे ज्यादा होता है। अमोनिया सबसे कम, अमोनिया ज्यादा पिरिडीन, पिरिडीन के बाद ईन, अमोनिया, पिरिडीन, ईन और फिर नाइट्रो। ठीक है, ये नाइट्रोजन डोनर होते हैं। उसके बाद लिख दूं मैं, उसके बाद आएगा अमोनिया, अमोनिया के बाद पिरिडीन, पिरिडीन के बाद ईन, ईन के बाद नाइट्रो, ये हो गए नाइट्रोजन डोनर। और फिर कार्बन डोनर में दो ही इंपॉर्टेंट है, एक आपका साइनाइड और एक आता है कार्बोनिल। ठीक है, कार्बोनिल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसकी CFS वैल्यू सबसे ज्यादा होती है तो इसकी लैम्डा की वैल्यू सबसे कम आएगी। तो साइनाइड और कार्बोनिल आते हैं इसके अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये याद रखने की ट्रिक बता दी मैंने, पहले हैलाइड डोनर, फिर ऑक्सीजन डोनर, फिर नाइट्रोजन डोनर, फिर कार्बन डोनर। तो देखिए ये हैलाइड, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन और ये कार्बन। तो बताइए CFS वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी, इस कॉम्प्लेक्स की होगी। ये कॉम्प्लेक्स अगर मैं कह दूं कॉम्प्लेक्स नंबर D है, ये कॉम्प्लेक्स C है, ये B है और ये आपका A है। तो इन चारों में CFS वैल्यू क्या आएगी, CFS वैल्यू आएगी D, then C, then B, then A. This is the order of CFS value। और जो CFS वैल्यू का ऑर्डर है उल्टा कर दो, वेवलेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। इसमें CFS सबसे ज्यादा है तो वेवलेंथ सबसे कम आएगी, इसमें CFS सबसे कम है वेवलेंथ सबसे ज्यादा आएगी। बोलो फंडामेंटल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, डेफिनेटली हुआ होगा मेरे भाई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल ट्री, जो मैंने बनाई है ना, द अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड
the arrangement of the ligands from left hand side to right hand side in the increasing order of CFSC value, क्योंकि लेफ्ट साइड में आता है उसकी CFSC वैल्यू कम होती है और जितना राइट में जाएगा उसकी CFSC वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। और याद रखने का ट्रिक है, आई बाहर सनम कल से फिर, हैलाइड डोनर याद हो जाएंगे। उसके बाद ऑक्सीजन डोनर में याद रखो OH ऑक्जेलेट वाटर, OH ऑक्जेलेट वाटर 3-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। नाइट्रोजन डोनर में अमोनिया पिरिडीन इन, अमोनिया पिरिडीन इन नाइट्रो, अमोनिया पिरिडीन इन नाइट्रो। और कार्बन डोनर में साइनाइड कार्बोनिल। ऐसे याद रखो, ब्यूटीफुल फंडामेंटल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया ना यार? तो ऐसे चीजों को भाई फ्रेम करके चल। हम 3-4 दिन बाद लेक्चर देने जरूर आते हैं, लेकिन आपके ऐसे फंडामेंटल क्लियर कर देंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे पूरी कमांड होगी मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द AgCl। ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, क्योंकि आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर खोलेंगे तो उसके फर्स्ट पेज पे मिलेगा ये क्वेश्चन NCERT लाइन टू लाइन में, कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द AgCl formed when AgNO3 is in excess treated with complex COCl6। देखो पहला लिख देता हूं, कॉम्प्लेक्स ऐसे है COCl3.6NH3, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कॉम्प्लेक्स है COCl3.5NH3, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कॉम्प्लेक्स है COCl3.4NH3, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है इन तीनों कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन, इसकी भी, इसकी भी और इसकी भी, इन तीनों कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन AgNO3 के साथ करवा दी। किसके साथ? AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, एक्सेस में, वो भी एक्सेस में। क्वेश्चन पूछ रहा है कि AgCl के कितने स्टोइकियोमेट्रिक नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। देखो आपको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि AgNO3 जो होता है ना, फंडामेंटल तो ये है, AgNO3 का एक मोल क्लोराइड आयन के एक मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो यहां पर AgCl का एक मोल बनता है पीपीटी के अंदर, 1 मोल बनता है AgCl का पीपीटी के अंदर। तो आपको करना क्या है, और Cl नेगेटिव अगर जब तक ब्रैकेट के अंदर है तब तक वो पीपीटी नहीं बनाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन अफेयर होता है, वो अपनी आइडेंटिटी कभी लूज नहीं करता। तो अगर आपको AgCl के पीपीटी चाहिए तो क्लोराइड आयन मस्ट बी प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन अफेयर दैट मस्ट एक्ट एज आयनाइजेशन अफेयर काउंटर आयन। तो देखो करना क्या है, ब्यूटीफुल फंडामेंटल, आपको अमोनिया बाहर नहीं निकालने हैं। पहली बात तो कॉम्प्लेक्स से अमोनिया बाहर नहीं निकालने हैं, अमोनिया को कॉम्प्लेक्स के अंदर रखना है। ये फंडामेंटल आपको लेकर चलना है। ठीक है, तो देखो इस रिएक्शन को पहले कॉम्प्लेक्स को लिखकर देखते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को लिखने का तरीका देखो। पहले तो इस कॉम्प्लेक्स को ऐसे लिखेंगे कि एक भी अमोनिया को कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं निकालना, तो ये कॉम्प्लेक्स ऐसे लिखा जाएगा CONH3 अंदर ले लिए 6 के 6। अब 6 अमोनिया अंदर लेने के बाद कॉम्प्लेक्स तो बन गया ऑक्टाहेड्रल। अब कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल बन चुका है मेरे भाई, तो अगर और क्लोरीन आने के चांस है ही नहीं कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो यहाँ पर तीनों के तीनों क्लोरीन क्या रहेंगे, कॉम्प्लेक्स से बाहर रहेंगे। ये है ब्यूटीफुल फंडामेंटल समझने का। अब इसमें देखो इसको लिखने का क्या तरीका है, इसको लिखने का तरीका है कि CO 5 अमोनिया है, 5 के 5 अमोनिया को कॉम्प्लेक्स के अंदर ले लिया। अब 1 क्लोरीन का चांस है कॉम्प्लेक्स के अंदर आने का, तो 3 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन कॉम्प्लेक्स के अंदर लिख दूंगा मैं और 2 क्लोरीन बाहर लिख दूंगा। इससे कभी भी सेंट्रल मेटल आयन ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क नहीं पड़ता। ये बात ध्यान रखेंगे, आप माइंड में सेट कर लेंगे। ठीक है, हाँ, कि कोऑर्डिनेशन अफेयर के बाहर रहे या अंदर रहे कोई दिक्कत नहीं करता। ये बात वर्णन ने प्रूव की थी। वर्णन ने कहा था कि जो आयनाइजेबल ग्रुप होते हैं जिन पे चार्ज होता है वो प्राइमरी वैलेंसी काउंट करते हैं और साथ साथ वो सेकेंडरी वैलेंसी भी काउंट करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं वो केवल सेकेंडरी वैलेंसी काउंट करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी काउंट नहीं करते। उनका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन में कोई रोल नहीं होता। जैसे अमोनिया न्यूट्रल है तो अमोनिया विल बिहेव एज ए सेकेंडरी वैलेंसी, नॉट प्राइमरी वैलेंसी, but here chlorine acts as primary valency as well as secondary valency according to Werner coordination theory। आप इसको कैसे लिखेंगे, 4 अमोनिया है, अमोनिया को लिगेंड कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं निकालना क्योंकि अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं होती, और अब 2 क्लोरीन अंदर आ सकते हैं और 1 क्लोरीन बाहर रहेगा, तो 3 कॉम्प्लेक्स बन गए। तो देखो इसमें 3 क्लोरीन बाहर है तो AgNO3 से रिएक्शन करवाओ तो यहां पर AgCl के 3 मोल बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे 3 Cl नेगेटिव रिलीज होंगे। एक Cl नेगेटिव के साथ 1 मोल, तो देखो ये 3 मोल, इसके 3 मोल, तो इसके भी क्या बनेंगे 3 मोल बनेंगे। अब बाहर 2 क्लोरीन है, AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो 2 मोल्स बनेंगे AgCl के PPT, और एक Cl बाहर है, AgNO3 से रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर 1 मोल बनेगा AgCl का PPT। तो आंसर क्या आएगा 3 2 1। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन देखिए कौन सा मैच कर रहा है 3 2 1 3 2 1, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं 3 AgCl 2 AgCl and 1 AgCl, दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन नीट 2017, नीट 2017 का क्वेश्चन है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। आगे होगा आपको समझ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर कि एन एग्जांपल ऑफ द सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बताइए, मतलब ऐसा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाना है, बताना है आपको इन चारों में से जो सिग्मा बॉन्डेड है। सिग्मा बॉन्डेड मतलब है सेंट्रल मेटल आयन के बीच में और लिगेंड के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है। 4 एग्जांपल दे रखे हैं, रुदिनोसिन, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, कोबाल्टोसिन और फेरोसिन। पहली बात तो याद रखना, जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर सीन वर्ड आ गया ना, फेरोसिन, रुदिनोसिन, कोबाल्टोसिन, तो यहां पर कॉम्प्लेक्स बनता है। देखो पहली बात तो बता दो आपको, फेरोसिन क्या होता है। फेरोसिन होता है 2 पेंटागोनल रिंग होती है, 2 आपकी पेंटागोनल रिंग होती है और बीच में आयरन सैंडविच होता है। बीच में आयरन क्या होता है, दोनों रिंग के बीच में सैंडविच, ठीक है। इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटा डाई इन, जो 2 रिंग होती है साइक्लोपेंटा, यानी कि इसको बोलते हैं बिस साइक्लोपेंटा डाई इनाइल आयरन 2 कॉम्प्लेक्स होता है। और इसमें सारे लिगेंड, ये पाई बॉन्ड का कॉम्प्लेक्स होता है। तो जिसमें सीन आ गया फेरोसिन, कोबाल्टोसिन, तो अगर इसको फेरोसिन में आयरन होता है, यहाँ कोबाल्ट कर दूं तो कोबाल्टोसिन हो जाएगा, यहाँ पे रुदीनियम कर दूं तो ये रुदिनोसिन हो जाएगा। तो तीनों कॉम्प्लेक्स फेरोसिन, कोबाल्टोसिन और आपका रुदिनोसिन, तीनों के अंदर कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, पाई बॉन्डेड है, नॉट सिग्मा बॉन्डेड। लेकिन आप ग्रिग्नार्ड एजेंट की बात करो, ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है RMgX। तो आपका देखो पहले तो ऑर्गेनोमेटेलिक होते क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक होते हैं जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड हो। जिन कॉम्प्लेक्सेस में कार्बन के बीच में और मेटल के बीच में बॉन्ड हो उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पर देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CH3 होता है, R CH3 ले लिया और Mg, तो मैग्नीशियम मेटल और ये हो गया R ग्रुप, कौन सा, कार्बन। तो कार्बन मेटल के जो बॉन्ड होता है उसको कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक। तो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है कौन सा, आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल, आप याद रखेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर एग्जाम में, ठीक है। बहुत है आज के लिए। अरे बोलिए, हाँ जी 55 मिनट का लेक्चर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस बाकी क्वेश्चन है अगले सीरीज में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तक जो क्वेश्चन आपको बताए हैं उसमें आपके बेसिक फंडामेंटल, मोस्टली आपके सारे फंडामेंटल है क्लियर हो गए होंगे। अब मैं अगले जो क्वेश्चन लेकर आऊंगा लेक्चर नंबर 2 में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मैंने बोला था 2 लेक्चर में कवर करेंगे, 1 लेक्चर हम ले चुके हैं। दूसरा लेक्चर में जो मैं कोऑर्डिनेशन कवर केमिस्ट्री का कवर करूंगा, उस लेक्चर में मैं वो फंडामेंटल्स लेकर आऊंगा जो फंडामेंटल अब तक हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नहीं पढ़े हैं, ठीक है। जो पढ़ लिए हैं उनको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, जो नहीं पढ़े हैं उनको दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन से, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इन 1 शॉट लेक्चर में, पार्ट 2 के अंदर, लेक्चर 2 के अंदर। ये हो गया हमारा लेक्चर नंबर 1। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप फ्रेम कीजिए इस तरीके से, और बाकी जितने भी क्वेश्चन आपको बनते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और इस लेक्चर के बारे में आपको कैसा लगा, तो यू जस्ट गिव योर व्यूज रिगार्डिंग दिस लेक्चर एंड व्हाट आर द बेसिक फंडामेंटल्स, आपके क्लियर हुए या नहीं हुए। अच्छा लगे तो वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यू विल डेफिनेटली गेट मास्टरी इन द केमिस्ट्री विद द चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री बाय द NDS सर। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। चलिए कल मिलते हैं नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ, एंड डोंट फॉरगेट लक्ष्य को हरा पाना है।